नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निष्क एकेडमी के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं पार्लियामेंट के हाल ही में खत्म हुए विंटर सेशन 2023 को। ये सेशन 4 दिसंबर को शुरू हुआ और 21 दिसंबर को खत्म हुआ। इस लेक्चर में हमारे पॉलिटी के बहुत से कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, पर मैंने इस लेक्चर में ही इस विंटर सेशन में जितने भी बिल्स के ऊपर काम हुआ है, मैंने उन सारे बिल्स को कवर किया है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। देखो, ये विंटर सेशन टोटल 18 दिनों के लिए चला और इन 18 दिनों में इसमें टोटल 14 दिनों की सिटिंग्स हुई। मतलब 14 दिन दोनों हाउसेस बैठे एक्चुअल में। इन 14 दिनों की सिटिंग्स में टोटल 12 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए इस सेशन में, और टोटल 19 बिल इस पूरे सेशन में दोनों हाउसेस द्वारा पास किए गए। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 74% रही है और वहीं राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 79% रही है। अब कहीं पे इसको 81% भी दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है। अब हालांकि देखा जाए तो ये पूरा सेशन बहुत धमाकेदार रहा है। टोटल 146 मेंबर्स इस विंटर सेशन में सस्पेंड कर दिए गए और इस 146 में से 100 मेंबर्स लोकसभा के थे और 46 मेंबर्स राज्यसभा के थे। मतलब इतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। ये एकदम ऐतिहासिक नंबर है। इतने मेंबर्स कभी पास्ट में किसी एक सेशन में एक साथ इतने मेंबर्स कभी सस्पेंड नहीं हुए थे। परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल 19% मेंबर्स, 19% लोग इस बार सस्पेंड हुए। मतलब इतने लोगों के बिना पार्लियामेंट ने वर्क किया और वर्किंग करके ये प्रोडक्टिविटी दिखाई लोकसभा और राज्यसभा ने। खैर, हम अपने इस लेक्चर में ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि कितने मेंबर सस्पेंड हुए, क्यों सस्पेंड हुए, क्या कारण थे। अब रीजन तो देखा जाए तो 13 दिसंबर को जो ब्रीच ऑफ हाउस हुआ था, कुछ लोग पार्लियामेंट में घुस गए थे और डिस्टरबेंस क्रिएट किया था। उसकी वजह से अपोजिशन लगातार गवर्नमेंट को घेर रही है और इसी मैटर के चलते इतने मेंबर सस्पेंड हो गए। अब हमारे लेक्चर का फोकस पॉइंट ये नहीं है। हमें लेक्चर में ये समझना है कि ये जो 19 बिल्स पास हुए हैं, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि ये बिल्स क्या क्या थे और इन बिल्स में क्या बातें बोली गई हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं बातों को। देखो, जैसा मैंने बताया, इस बार टोटल 12 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और पास हुए हैं 19 बिल। अब 12 इंट्रोड्यूस हुए तो फिर 19 कैसे पास हो गए, ये 7 बिल और कहां से आ गए? तो इनका बाइफर्केशन मैंने इन दो टेबल्स में बताया हुआ है। ये 12 बिल्स वो है जो कि इस विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये 7 बिल्स ऐसे हैं जो कि पुराने सेशन से चले आ रहे थे। मतलब इस विंटर सेशन के पहले भी जो सेशंस रहे होंगे, इसके पहले मानसून सेशन रहा होगा या बजट सेशन रहा होगा, तो उन सेशन में भी कुछ बिल आए होंगे और हो सकता है कि वो बिल किसी एक हाउस में पास हो गए हों और दूसरे हाउस में पेंडिंग हो। तो ऐसे बिल्स टोटल इस बार 7 थे। तो इस तरीके से 12 + 7 टोटल 19 बिल्स थे। और मजे की बात यह है कि इस विंटर सेशन में एक भी बिल पेंडिंग नहीं रहा है। जितने भी बिल्स थे, भले वो इस सेशन में इंट्रोड्यूस किए हुए 12 बिल्स हों या फिर पुराने सेशन से चले आ रहे 7 बिल्स हों, सारे के सारे बिल्स इस विंटर सेशन में पास हो गए हैं और एक भी बिल पेंडिंग नहीं छोड़ा गया है अगले किसी सेशन के लिए। तो समझ लेते हैं इन बिल्स के बारे में। देखो, इस विंटर सेशन में टोटल 12 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये 12 के 12 बिल पूरे के पूरे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक भी बिल ऐसा नहीं था जिसको कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया हो। इन 12 बिलों का स्टेटस फिलहाल क्या है? तो ये 12 के 12 बिल, पूरे बिल्स लोकसभा में पास हो गए हैं और सारे 12 के 12 बिल्स राज्यसभा में भी पास हो गए हैं। अब यहाँ ये 7 बिल्स का क्या स्टेटस है, इनको देख लेते हैं। ये 7 में से 3 बिल्स ऐसे थे जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए थे और 4 ऐसे थे जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब इन 7 में से 6 बिल्स इस विंटर सेशन में लोकसभा में पास हुए हैं और 5 बिल्स इस विंटर सेशन में राज्यसभा में पास हुए हैं। तो अभी मैंने बताया कि सारे के सारे बिल्स पास हो गए हैं, मतलब सारे 19 बिल्स पास हो गए हैं। तो फिर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि भाई फिर लोकसभा में ये 6 क्यों हो रहे हैं और राज्यसभा में 5 क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर भी 7 में से 7 होने चाहिए थे और यहाँ पर भी ये 5 की जगह 7 होना चाहिए था। तो उसका आंसर ये है। अब यहाँ पर 6 है, इसका ये मतलब है कि इन 7 में से एक बिल ऐसा रहा होगा जो कि पुराने ही किसी सेशन में पास हो चुका होगा और वो पेंडिंग रहा होगा अभी राज्यसभा के लिए। और ये यहाँ पर 5 इसलिए है क्योंकि बाकी के जो 2 बिल्स होंगे वो राज्यसभा में पहले ही किसी सेशन में पास हो चुके होंगे और अभी फिलहाल वो पेंडिंग होंगे लोकसभा में पास होने के लिए। तो इस तरीके से ये 12 और ये 7, ये दोनों बिल करके टोटल 19 बिल्स थे इस विंटर सेशन में और के सारे बिल्स दोनों ही हाउसेस में पास हो चुके हैं। आगे मैंने लिस्ट दे रखी है सारे बिल्स की। ये वो 12 बिल्स हैं जो कि इस बार इंट्रोड्यूस हुए हैं और इसके बाद ये वो 7 बिल्स हैं जो कि पुराने किसी सेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे लेकिन फिलहाल पेंडिंग थे
और अभी इस विंटर सेशन में जाकर के क्लियर हुए हैं। तो ये 12 बिल्स कौन है, तो ये 12 बिल्स कौन से, एक बार आप पूरे लिस्ट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, दूसरा भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड बिल, तीसरा है भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल, फिर था गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। अब ये जितने भी बिल्स हैं मैंने उस मिनिस्ट्री का नाम भी यहाँ पर सामने लिख दिया है। जैसे ये पहला था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से बिलोंग करता था। नेक्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पर ये भी डाल दिया है कि ये किस कैटेगरी का बिल है। जैसे आप लोग जानते होंगे 3 कैटेगरी के बिल होते हैं टोटल, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। अब मनी बिल फाइनेंस बिल की ही कैटेगरी में आता है। हर मनी बिल अपने आप में एक फाइनेंस बिल होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कौन सा बिल कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे ये पहला वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, ये एक फाइनेंशियल बिल था। दूसरा भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल, ये ऑर्डिनरी बिल था। इस तरीके से सारे के सारे बिल कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं वो भी मैंने डाला है। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन होता है बिल्स का कि वो बिल या तो गवर्नमेंट बिल हो सकता है या तो फिर प्राइवेट बिल हो सकता है, तो वो कैटेगरी भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। और देखा जाए तो इस बार जितने भी बिल्स पास हुए हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट बिल्स ही थे। फिर नेक्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पर उनका डेट ऑफ इंट्रोडक्शन डाला है और किस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी लिखा है यहाँ पर। एलएस मतलब लोकसभा। अब ये आप देखेंगे सारे के सारे 12 के 12 पूरे बिल्स ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बार, और ये उनकी डेट डाली हुई है मैंने यहाँ पर। फिर इंट्रोड्यूस होने के बाद वो लोकसभा में किस डेट को पास हुए, राज्यसभा में किस डेट को पास हुए, और फिलहाल उनकी स्टेटस क्या है, वो कहीं पेंडिंग है या फिर दोनों हाउसेस में पास हो चुके हैं। तो इस बार तो खैर सारे बिल्स पास हो चुके हैं दोनों ही हाउसेस में। अब ये डेट्स वगैरह आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर डाला है कि चीजें आपको अच्छे से और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो अच्छे से देख लीजिएगा इस लिस्ट को, इसमें क्या क्या बोल रहा है। जैसे पहला बिल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, दूसरा है भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा प्रेजेंट किया गया है। अब गवर्नमेंट बिल है तो इसका ये मतलब है कि इसको होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया होगा। अगर यही प्राइवेट बिल होता तो फिर इसको कोई मिनिस्टर नहीं इंट्रोड्यूस करके कोई और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको इंट्रोड्यूस कर रहा होता। फिर नेक्स्ट बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता, ये भी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है, ऑर्डिनरी बिल है। थर्ड है भारतीय न्याय संहिता, ये भी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट बिल है मतलब कि इसको भी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, ये भी होम अफेयर्स में है, ऑर्डिनरी बिल है। थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल, ये भी होम अफेयर्स की कैटेगरी में है, ऑर्डिनरी बिल है। ये दो है अप्रोप्रिएशन नंबर 3 और अप्रोप्रिएशन नंबर 4। अप्रोप्रिएशन नंबर 4 ये क्या होते हैं इसको भी हम आगे समझेंगे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में आते हैं ये दोनों बिल, और ये दोनों मनी बिल की कैटेगरी में आते हैं। बाद में नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और ये ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में आता है। फिर है प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस 2023, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, मनी बिल है। फिर है सीजीएसटी बिल 2023, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का बिल है और मनी बिल की कैटेगरी में आता है। फिर लास्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल, ये कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में आता है और ये एक फाइनेंस बिल है, और गवर्नमेंट बिल है या फिर प्राइवेट बिल है उसका भी ब्यौरा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट 7 बिल का डिटेल्स देख लें अगर, तो ये 7 बिल्स में से पहला है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री की कैटेगरी में आता है, ऑर्डिनरी बिल है, गवर्नमेंट बिल है। फिर ये देखो यहाँ पर ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये विंटर सेशन का बिल नहीं है, ये अगस्त के महीने में, मतलब कि ये मानसून सेशन का बिल होगा जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया होगा। अब ये राज्यसभा में तो पास हो गया था 3 अगस्त 2023 को, लेकिन लोकसभा में ये बिल पेंडिंग था और लोकसभा में अभी ये विंटर सेशन में पास हुआ है 21 दिसंबर 2023 को, और फिलहाल स्टेटस ये है कि ये दोनों हाउसेस में पास हो चुका है। इसी तरीके से अगला बिल है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023, ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, गवर्नमेंट बिल है, और इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अगस्त 2023 में राज्यसभा में। फिर ये भी बिल राज्यसभा में तो पास हो गया था लेकिन पेंडिंग था लोकसभा में, तो अभी इस विंटर सेशन में 4 दिसंबर को ये बिल पास हो गया है और फिलहाल दोनों हाउसेस में ये बिल पास हो चुका है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस बिल, फिर है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, फिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, फिर है द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023, और लास्ट में है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये 7 बिल को आप देखो कि कितने बिल यहाँ पर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए हैं, तो फिर आप देखोगे कि 1 2 3 4 4
टोटल 4 बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और लोकसभा में कितने, 1 2 3, 3 बिल लोकसभा में। तो मैंने ये पीछे यहाँ पर लिखा था कि राज्यसभा में 4 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और लोकसभा में 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये बाइफर्केशन मैंने इस पूरे चार्ट में बताया था। और अब आप जैसे यहाँ पर दिया था कि बिल पास इन लोकसभा 6, मतलब इस विंटर सेशन में इन 7 में से 6 बिल ऐसे हैं जो कि इस विंटर सेशन में पास हुए। मतलब एक बिल ऐसा रहा होगा जो कि पुराने ही सेशन में पास हो गया होगा। देख लेते हैं कौन सा बिल था वो 7 में से। ये देखो, अब लोकसभा में ये विंटर सेशन में पास हुआ, ये ये सारे विंटर सेशन में, ये भी विंटर सेशन में, ये पुराना एक पास हो चुका था। तो ये एक ऐसा बिल था जो कि लोकसभा के पुराने किसी सेशन में पास हो चुका था, इसलिए यहां पर मैंने ये 6 का फिगर दिया है। अब इसी तरीके से आप अगर राज्यसभा का देखो तो राज्यसभा में 5 ऐसे बिल हैं जो कि इस विंटर सेशन में पास हुए हैं। मतलब 2 ऐसे बिल होंगे जो कि पुराने ही किसी सेशन में पास हो चुके होंगे। ये अगर यहाँ पर ये देखिए, ये 3 अगस्त 2023 को और ये वाला 3 अगस्त 2023 को, ये 2 बिल ऐसे हैं जो कि पुराने सेशन में ही पास हो चुके हैं। बाकी के सारे जितने आप देखेंगे 4 दिसंबर 11 दिसंबर 2023, ये डेट देखी, ये टोटल 5 बिल ऐसे हुए जो कि राज्यसभा में इस सेशन में पास हो रहे हैं। तो ये बाइफर्केशन मैंने वहां पर पूरा चार्ट में बता दिया है ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से और क्लियर तरीके से समझ सके। अब हम यहाँ पर इस पूरे 19 बिल के ऊपर एक एक बिल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बिल को मैंने समय दिया है, और जो बिल इंपॉर्टेंट नहीं है उसके ऊपर ज्यादा समय नहीं खराब करते हुए, उस बिल को फटाफट निपटाते हुए, 1 लाइन या 2 लाइन में समझाते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज खामखा अननेसेसरी चीजों में समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। जो बिल इंपॉर्टेंट है उनको पहले हम देख लेते हैं, उनको डिटेल्स में समझ लेते हैं, और फिर एक एक करके सारे बिल्स के ऊपर उनको एटलीस्ट टच करते हुए फिर अपन इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बिल हम समझने जा रहे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो 3 बिल है, भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल, और तीसरा है भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल। ये 3 बिल को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद एक एक करके हम सारे बिल्स को यहाँ पर खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये है वो 3 लॉज, भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023, और तीसरा भारतीय साक्ष्य सेकंड संहिता 2023। अब ये तीनों में ये सेकंड वर्ड कहां से आ गया, और सेकंड आ गया तो फिर फर्स्ट किधर है? तो समझते हैं पूरे मैटर को क्या है। देखो, अगर कोई भी केस किसी कोर्ट में जा रहा है तो वो 2 कैटेगरी का केस हो सकता है। या तो वो क्रिमिनल केस होगा, और दूसरा या तो वो सिविल केस होगा। इंडिया के अंदर क्रिमिनल केस से डील करने के लिए 3 लॉज चला करते थे जो कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए थे। पहला था इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 में बना हुआ, दूसरा था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 मतलब सीआरपीसी। अब यहाँ पर 1973 जरूर लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में बना था 1861 में ये बना था। बाद में 1973 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, इसलिए यहाँ पर 1973 लिख दिया जाता है। अदरवाइज ये भी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ लॉ था। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये 3 लॉज ऐसे थे जिसके थ्रू इंडिया के अंदर क्रिमिनल केसेस से डील किया जाता था। अब जितने भी लॉज होते हैं उन लॉज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरी कैटेगरी होती है प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? इसमें सीधे सीधे बात की हुई होती है कि किस क्राइम के लिए कौन सी सजा दी जाएगी। मान लीजिए कोई मर्डर किया है तो उसके लिए फांसी होनी है, तो इसमें सीधे बताएगा मर्डर के लिए फांसी है। चोरी करने के लिए इतने साल की जेल दी जाएगी, और अगर कोई सोसाइटी में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है तो उसके लिए फाइन लगाया जाएगा। मतलब क्या क्राइम है, उस क्राइम के लिए पर्टिकुलर कौन सी सजा होगी, ये बात सब्सटेंटिव लॉ में सीधे सीधे बताई होगी। दूसरा क्लास होता है प्रोसीजरल लॉ का। प्रोसीजरल लॉ में क्या बताया होता है, इसमें यह बोला होता है कि किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए अगर कोई सजा दी जानी है तो फिर उसको किस प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करके सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है, तो फिर ऐसा केस कौन से कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, किस तरीके के जज बैठ करके इस केस को सुनेंगे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, पुलिस अरेस्ट करके लाएगी विदाउट वारंट या वारंट चाहिए अरेस्ट करने के लिए, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है,
ये सारे प्रोसीजर जो होंगे, ये सारे प्रोसीजर इस प्रोसीजरल लॉ में दिए होते हैं। तो अब यहां पर जो 3 लॉ आप देख रहे हैं, पहला इंडियन पेनल कोड, दूसरा सीआरपीसी और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें जो सबसे पहला है आईपीसी, ये आता है सब्सटेंटिव लॉ की कैटेगरी में, और दूसरा सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों आते हैं प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में। प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में आईपीसी में सीधे सीधे बताया हुआ है कि किस क्राइम के लिए कौन सी सजा होगी। अगर कोई मर्डर किया है तो फिर उसको कौन सी सजा दी जाएगी, अगर किसी ने चोरी किया है तो फिर उसको किस तरह की सजा दी जाएगी। ये सीधे सीधे बात आईपीसी 1860 के एक्ट में लिखी हुई है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में क्या बताया गया है, इसमें किसी भी पर्टिकुलर क्राइम से रिलेटेड कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, ये प्रोसीजर का ब्यौरा इस सीआरपीसी में दिया हुआ है। क्राइम कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब कि जिसमें कि पुलिस विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को वारंट लगेगा अरेस्ट करने के लिए। फिर क्राइम बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, क्रिमिनल के साथ कैसा बिहेवियर किया जाएगा, उसको हथकड़ी लगानी है नहीं लगानी है, जो सारे प्रोसीजर्स होंगे इस सीआरपीसी में वो प्रोसीजर्स के बारे में दिया हुआ होता था। और तीसरा रहता था इंडियन एविडेंस एक्ट। ये नाम से ही पता चल रहा है एविडेंस से रिलेटेड इसमें बात करेगा, मतलब कि सबूत और गवाहों से रिलेटेड इसमें बात की गई है। कौन किसकी गवाही दे सकता है, क्या अपनी गवाही हम खुद दे सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स को सबूत माना जाएगा नहीं माना जाएगा, किसके फिंगरप्रिंट को सबूत माना जाएगा, ये सारी बातें सिग्नेचर को लेकर के, स्पेसिमेंस को लेकर के, ये किस तरीके के एविडेंस है और एविडेंस किस तरीके से एक्सेप्ट होंगे कोर्ट में, ये सारी बातें इस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में की गई थी। अब ये तीनों एक्ट ब्रिटिशर्स एरा के थे और काफी पुराने हो चुके थे, और डिमांड थी कि इनको अभी बदल करके आज के युग के हिसाब से नए एक्ट आए जो कि क्रिमिनल केसेस के साथ डील करें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अगस्त के महीने में मानसून सेशन में 3 बिल लेकर के आए। पहले बिल का नाम था भारतीय न्याय संहिता, दूसरे बिल का नाम था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरे बिल का नाम था भारतीय साक्ष्य संहिता। अब उस बिल में जो कि अगस्त में लाया गया था, उसमें ये सेकंड वर्ड कहीं भी नहीं था। उनका सीधा सीधा नाम था भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा था भारतीय साक्ष्य संहिता। इसी साल के मानसून सेशन में 11 अगस्त को ये तीनों बिल पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रेजेंट किए गए, और सेम उसी दिन ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया, जिस स्टैंडिंग कमेटी के हेड थे ब्रजलाल जी। इस कमेटी ने तीनों बिल्स का थोड़ा स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद कमेटी द्वारा बिल्स में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे। अब स्टैंडिंग कमेटी का फीडबैक मिलने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास 2 रास्ते थे। या तो जितने भी अमेंडमेंट्स बताए गए हैं स्टैंडिंग कमेटी द्वारा उसको एक्सेप्ट करें, उसमें से कुछ को या सारों को एक्सेप्ट करें और बिल में इनकॉर्पोरेट करके और एक अमेंडेड बिल को पार्लियामेंट में फिर से प्रेजेंट करें। और दूसरा ये हो सकता था कि किसी भी अमेंडमेंट को ना मानते हुए बिल को जैसा का तैसा ही पास कर दिया जाए। पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमेटी द्वारा सुझाए गए बहुत से अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास अब यहां पर 2 तरीके थे कि जो अमेंडमेंट्स उनको इनकॉर्पोरेट करने थे वो अगस्त के महीने में लाए हुए बिल में ही इनकॉर्पोरेट करे और एक अमेंडेड बिल को पार्लियामेंट में फिर से प्रेजेंट करे, या दूसरा तरीका यह था कि जो अमेंडमेंट्स उन्हें बिल में करने थे उन अमेंडमेंट्स को बिल में करके और पुराने बिल को हटा दें और एक नया बिल लेकर के आए जिसमें कि सारे अमेंडमेंट्स किए हुए हों। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह दूसरा वाला रास्ता चुना, और जो पुराना बिल था भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन 3 बिल्स में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टैंडिंग कमेटी के सुझाए हुए अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किए और उस अमेंडेड बिल को एक नया नाम दिया, भारतीय न्याय सेकंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता और भारतीय साक्ष्य सेकंड संहिता। और ये तीनों नए बिल को अमित शाह जी ने इस बार विंटर सेशन में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। तो देख लो एक बार यहां पर कौन से बिल को रिप्लेस करके कौन सा बिल लाया गया है। आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023 लाया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल लाया गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लाया गया है। अब ये तीनों बिल को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय न्याय संहिता सेकंड बिल को। देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस बिल को इंडियन पेनल कोड आईपीसी को रिप्लेस करके इस बिल को लाया गया है। तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं ये इंडियन पेनल कोड 1860 क्या था, आईपीसी क्या है, इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं।
देखो, आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 1834 में। लॉ कमीशन की स्थापना इंडिया में 1833 में की गई थी और उसके एक साल बाद ही इस कमीशन ने क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड इस कोड को ड्राफ्ट किया। इस कमीशन के चेयर मेंबर थे लॉर्ड मैकॉले। फिर इस बिल को लाने की कई बार कोशिश की गई, जैसे 1837 में उस समय के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पास इस बिल को भेजा गया ताकि इस बिल को एक्ट बना करके इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा सके। हालांकि उस समय तो कुछ नहीं हुआ। बाद में 1857 के फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बाद इस बिल को दोबारा से रिवाइज करके ड्राफ्ट किया बैंस पिकॉक ने। बैंस पिकॉक उस समय गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। बाद में 1862 में जब कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया तब ये उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस भी बने। तो इन्होंने इस बिल को रिवाइज करके फिर से ड्राफ्ट किया और उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी पास हो जाता है। हालांकि आयरनी ये थी कि 1859 में लॉर्ड मैकोले की डेथ हो गई थी। मतलब जिसने इस बिल को ड्राफ्ट किया था वो इसको एक्ट बनते हुए नहीं देख पाया और उसकी डेथ एक साल पहले ही हो जाती है। फिर बाद में 1862 में इस बिल को इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ये बिल पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू कर दिया जाता है, सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स इससे बाहर रहते हैं। इसके बाद इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद इस आईपीसी को पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। जम्मू एंड कश्मीर में रणवीर पैनल कोड इंप्लीमेंट था। कब तक इंप्लीमेंट था? 2019 तक आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं था। 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पैनल कोड चलता था। रणबीर पैनल कोड ये भी आईपीसी की तरह क्रिमिनल लॉस का ही बिल था, बस वहां पर इसका नाम रणबीर था और इसके कुछ सेक्शंस वगैरह भी अलग थे। रणबीर ये कश्मीर के राजा थे। 1850s के आसपास रणवीर सिंह वहां के कश्मीर के राजा हुआ करते थे, उनके नाम पे ही रणबीर पैनल कोड कश्मीर में इंप्लीमेंट था। बाकी पूरे इंडिया में आईपीसी इंप्लीमेंट था। बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जब 370 आर्टिकल्स को हटाया गया उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी इंप्लीमेंट हो जाता है। आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस थे जो कि 23 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए थे। अब ये 160 साल पुराना कानून था, इसलिए आज के इंडिया की डेट में कई जगह पुराना महसूस हो रहा था और आज के बदले हुए इंडिया के हिसाब से एक नए बिल को लाने की डिमांड भी हो रही थी। इसी सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2020 में रणबीर सिंह नाम की एक कमेटी बनाई ताकि क्रिमिनल लॉज में कुछ नया रिफॉर्म लाया जा सके। ये रणवीर सिंह बॉलीवुड वाले रणवीर सिंह नहीं है, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के फॉर्मर वाइस चांसलर थे। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने 2023 के मानसून सेशन में अगस्त के महीने में भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल लेकर के आया। इस बिल में 356 सेक्शंस थे जो कि 19 चैप्टर में डिवाइड किए हुए थे। ये बिल लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया और सेम इसी डेट को इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने बिल में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, जिसके बाद गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस थे कि गवर्नमेंट या तो इन सजेशंस को अपने बिल में इनकॉर्पोरेट करे और एक अमेंडेड बिल लेकर के फिर से पार्लियामेंट में रखे, और दूसरा ये तरीका था कि जो चेंजेस ब्रिजलाल की कमेटी ने बताए हैं उस चेंजेस को अपने बिल में इनकॉर्पोरेट करे और एक नए बिल के नाम से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया करे। तो ये दूसरे ऑप्शन में गवर्नमेंट का काफी टाइम बच रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पुराने बिल को वापस लेकर के एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया जिसे कि भारतीय न्याय सेकंड संहिता नाम दिया। इसलिए आप यहाँ पर बीएनएस देख रहे हैं, ये वो पुराना वाला अगस्त के महीने में लाया गया भारतीय न्याय संहिता बिल है, और अगर कहीं पर BNS 2 लिखा हुआ है तो ये सेकंड वाला जो बिल है जो दिसंबर के महीने में अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये वो वाला बिल है। तो गवर्नमेंट ने सेकंड ऑप्शन पे जाते हुए पुराने बिल को हटा करके एक नया बिल बनाया और इस नए बिल को लोकसभा में 12 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया। इस बिल में टोटल 358 सेक्शंस हैं और जो कि 20 चैप्टर में डिवाइड किए हुए हैं। देखो अगस्त में जो बिल आया था तो उसमें 356 सेक्शंस थे और 19 चैप्टर में डिवाइड किया गया था। इसी को जब सेकंड बार ला रहा है तब यहाँ पर 358 सेक्शंस है और इसमें 20 चैप्टर्स बढ़ गए हैं। अब तो अब हम थोड़ा इस बिल के फीचर्स को देख लेते हैं कि इस बिल में अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही हम यहाँ पर देखेंगे। बिल में टोटल 358 सेक्शंस है, तो पूरे सेक्शंस
पूरा बिल यहाँ पर पढ़ पाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर जो इस बिल में डाले गए उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इस बिल ने एक नया पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया है कम्युनिटी सर्विस के नाम से। देखो अभी तक क्या होता था, कोई क्राइम हुआ तो फिर पनिशमेंट के लिए जेल में डाल दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी या कुछ फाइन लगा दिया जाता था। लेकिन एक नया कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट इस बार इंट्रोड्यूस किया है, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस कुछ छोटे मोटे क्राइम्स अगर हैं, कुछ छोटे मोटे क्राइम्स हो रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस करके एक नई पनिशमेंट डाल दी गई है। छोटे मोटे क्राइम कैसे, जैसे कि 5,000 रुपए से कम की अगर चोरी हुई है तो उस केस के लिए होगा, या फिर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है ताकि पब्लिक सर्वेंट को उसके काम करने से रोक सके, इसलिए अटेम्प्ट टू सुसाइड किया गया है, तो इस केस में भी कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है। तीसरा, अगर कोई नशे की हालत में अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में तो उसके लिए भी कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाएगी। कम्युनिटी सर्विस BNS 2 में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये एक इशू है। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने मॉब लिंचिंग को भी इस बार एक ऑफेंस माना है, पर मॉब लिंचिंग वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है इस पूरे बिल में। मॉब लिंचिंग शब्द कहीं भी बिल में नहीं आया है, लेकिन मॉब लिंचिंग की जगह पर क्या बोला गया है, 5 और मोर पीपल्स, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के अगर किसी को मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, तो उस केस में वो भी कुछ सर्टेन ग्राउंड पे, कुछ स्पेसिफाइड ग्राउंड होंगे, उसी केस में उसको ऑफेंस मान करके सजा दी जाएगी। कौन कौन से ग्राउंड है, वो ग्राउंड का नाम दिया है। देखो, पहला है रेस, नस्ल, कास्ट, जाति, सेक्स, लिंग, लैंग्वेज, भाषा या पर्सनल बिलीफ, जो आपकी मान्यता है। इनके आधार पर अगर मॉब लिंचिंग हुई है, अगर भीड़ ने किसी को मारा है, तो फिर उस केस में उसको ऑफेंस मान करके सजा दी जाएगी। और सजा भी कैसे, अगर मारपीट करने में सामने वाले की जान चली जाती है तो फिर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है। आगे देखते हैं, अब यहां पर एडल्ट्री को अब ऑफेंस नहीं माना गया है, एडल्ट्री को ऑफेंस से हटा दिया गया है। आईपीसी में एडल्ट्री को ऑफेंस माना गया था, 497 सेक्शन था जो कि एडल्ट्री को ऑफेंस मानता था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सेक्शन 377 को भी हटा दिया गया है। सेक्शन 377 आईपीसी का अननेचुरल ऑफेंस के बारे में था। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेडिशन लॉ, सेडिशन लॉ आईपीसी के सेक्शन नंबर 124A में डाला हुआ था। सेडिशन लॉ देखो क्या था, जब यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था तब फ्रीडम फाइटर्स जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम करते थे, तो गवर्नमेंट को फ्रीडम फाइटर्स को सप्रेस करना पड़ता था, इसलिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 124A लाया था ताकि फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस किया जा सके, उसे रोका जा सके। तो आज की डेट में कई बार इस सेडिशन लॉ को बोला जाता था कि इस कानून को हटा दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने सेडिशन लॉ को हटा दिया है। अब पूरे भारतीय न्याय संहिता बिल में कहीं पे भी सेडिशन वर्ड नहीं आया है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन डाला है, सेक्शन 152। इसको डालकर के गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ कुछ भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखो, गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया भाई ठीक है, आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो तो वो तो हम टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ बोलोगे तो फिर उसको कैसे टॉलरेट करेंगे, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। इसलिए देश की सोवरेनिटी, संप्रभुत्ता, यूनिटी, एकता और इंटेग्रिटी, अखंडता, इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा अगर आप यहाँ पर सेक्शन 124A और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152, ये दोनों मैंने यहाँ पर लिखा, आप थोड़ा चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। सेक्शन 124A में क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ बोला गया है, whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise, मतलब कोई भी अपने शब्दों द्वारा या तो लिखे हुए या तो बोले हुए या फिर किसी भी साइन, किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी और तरीके से brings or attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite disaffection towards government established by law in shall be punished with 14 to which fine may be added। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट के खिलाफ एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है, तो फिर उसको 14 साल तक के लिए जेल में भी डाला जा सकता है या फिर जरूरत पड़ने पर और ज्यादा पनिशमेंट दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखें, सेक्शन 152 BNS 2 में या भारतीय न्याय संहिता सेकंड संहिता में क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written, सेम वही चीजें बोली गई हैं, कोई अपने शब्दों द्वारा लिखे हुए या बोले हुए, बाई साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर जो चीज ऐड कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाई यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन। अब उस समय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह नहीं होते थे, लेकिन आज की डेट में व्हाट्सएप के मैसेजेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है,
तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल मीन पैसों के द्वारा भी अगर कोई excites or attempt to excite sedition or armed rebellion, subversive activities, or encourage feelings of separatist activities of endangers sovereignty or unity and integrity of India. कोई देश को तोड़ने की भी बात करता है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, कोई देश को तोड़ने की बात करे या फिर देश की सोवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, संप्रभुत्ता, एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो ऐसे केस में उसको पनिशमेंट दी जा सकती है लाइफ टाइम की, और जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सारे कुछ फीचर्स डाले गए हैं भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल में। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023 बिल। अब जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इस बिल को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करके लाया जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1773 को। थोड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फर्स्ट टाइम 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में 1872 में इसका नया वर्जन लेकर के आया, इसको रिफॉर्म करके नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाया गया। बाद में 1882 में, 1898 में और 1973 में इसमें फिर अमेंडमेंट किए गए। आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा हो कि 1872 में एक चेंज लाया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि कोई भी इंडियन जज कि अगर एक्यूज्ड पर्सन ब्रिटिशर है तो उसके खिलाफ इंडियन जज बैठ करके जजमेंट नहीं दे पाएगा। बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन के आने के बाद इसमें चेंज किया गया और इंडियन जज को भी ब्रिटिशर्स को ट्रायल करने की परमिशन दे दी गई। बाद में और भी अमेंडमेंट आए 1898, फिर 1973 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे कुछ और अमेंडमेंट करके सीआरपीसी 1973 बना दिया गया और तब से यही चल रहा था। फिर फाइनली 2005 में एक बार और इसमें अमेंडमेंट किया गया था। सीआरपीसी भी आईपीसी की तरह पूरे इंडिया में लगता था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद से एप्लीकेबल हुआ। सीआरपीसी में 444 सेक्शंस हैं जो कि 37 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं। हालांकि आप देखेंगे तो 444 से ज्यादा ही सेक्शंस है, कुछ 528 सेक्शंस है, 528 है, वो लास्ट नंबर उसका 484 है, सेक्शन का लास्ट नंबर 484 है, लेकिन 4A 5A 6A ऐसे कर करके उसके टोटल नंबर्स काउंट करेंगे तो फिर सेक्शन 528 कुछ सेक्शन आते हैं। अब इस बिल को भी भारतीय न्याय संहिता की तरह अगस्त में मानसून सेशन में लाया गया था, जिसके की बाद इसको स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया और फिर सेम उसकी तरह पुराने बिल को वापस लेकर के एक नया बिल दिसंबर के मंथ में विंटर सेशन में लाया, जिसको कि भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023 बिल बोला गया। तो अब इस बिल के फीचर्स कुछ हम देख लेते हैं, इसमें क्या फीचर डाले गए हैं। पहला पॉइंट जो हम यहां पर देख रहे हैं, बिल मैंडेट्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंस पनिशेबल विथ 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब अब इसमें यह पॉइंट डाल दिया गया है कि अगर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होनी है तो उस केस में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं यहां पर, अभी क्या होता था, देखो कई बार किसी के अगेंस्ट में अगर केस चलना है तो देखा जाता था कि जो ऑफेंडर है वो कई बार देश छोड़ करके भाग जाता था, प्रेजेंट नहीं रहता था, तो उस केस में उसके अगेंस्ट में केस चलाने को कुछ काफी प्रॉब्लम आती थी। तो अभी ये कर दिया है कि ऑफेंडर अगर नहीं भी हो तो इन एब्सेंस ऑफ, अगर ऑफेंडर एब्सेंट भी है तो उसके बिना भी जजमेंट दिया जा सकेगा। थर्ड पॉइंट में यहां पर हथकड़ी को लेकर के बात बोली गई है। देखो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हथकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना थोड़ा इनह्यूमन होता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 21 के थोड़ा ये अगेंस्ट में आता है। पर यहां पर पुलिस की सेफ्टी को भी देखते हुए कुछ केसेस में हथकड़ी का इस्तेमाल लीगलाइज किया गया है, जैसे कि अगर ऑफेंडर हैबिचुअल है, बार बार रिपीटेडली वो क्राइम करने वाला ऑफेंडर है, या ऐसा कोई क्राइम किया हो जैसे कि रेप, एसिड अटैक या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब कुछ बड़े क्राइम हो, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, ऐसे कुछ क्राइम्स में हथकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर परमिशन दी गई। हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंडर अगर होगा, मतलब कि जिसने किसी ने टैक्स से रिलेटेड या फाइनेंशियली कुछ क्राइम किया है, तो उस केस में हथकड़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, पहले सीआरपीसी में क्या था, सीआरपीसी पहले क्या बोलता था कि अगर किसी एक्यूज ने अपनी आधी सजा काट ली है, जो भी उसको मैक्सिमम पीरियड ऑफ पनिशमेंट दी गई थी, और उसने अगर अपनी आधी सजा काट ली है, तो ऐसे केस में एक्यूज्ड को
कुछ पर्सनल बॉन्ड वगैरह भरवा करके उसको रिलीज किया जा सकता है, उसको छोड़ा जा सकता है। पर ये पॉइंट उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं था जिनको कि डेथ सेंटेंस वगैरह दिया हो। अब इस बिल ने क्या किया है, इस बिल ने इसका स्कोप बढ़ा दिया। स्कोप बढ़ा दिया मतलब कुछ और लोगों को इस छूट के दायरे से बाहर कर दिया है। किन लोगों को कर दिया है? ऐसे लोग जिनको कि उम्र कैद की सजा दी गई थी, या फिर ऐसे लोग जो कि एक से ज्यादा ऑफेंस की सजा काट रहे हो, मतलब एक से ज्यादा क्राइम की सजा जो लोग काट रहे हो, ऐसे लोगों को भी इस छूट से बाहर रखा गया है। फिर सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को यह पावर भी देता था कि वो एविडेंस के लिए किसी भी पर्सन का सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग वगैरह ले सकते हैं। अब इस बिल ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इस प्रोविजन को और एक्सपेंड करते हुए ये कर दिया है कि यहां पर किसी का फिंगर इंप्रेशन और वॉइस सैंपल भी कलेक्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये बिल ये भी अलाउ कर रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति से भी सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है जिसको कि अरेस्ट नहीं किया गया हो। अभी तीसरा बिल देख लेते हैं। तीसरा है भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023, शॉर्ट में इसको बीएसबी बोलते हैं, बीएसबी 2। देखो, जैसा कि पहले बताया था, ये बिल भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करके आ रहा है। अभी थोड़ा इंडियन एविडेंस एक्ट को देख लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये इंडियन पार्लियामेंट बनने के पहले, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो पार्लियामेंट इंडिया में वर्क करती थी, उसी को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट 1853 के एक्ट के बाद किया गया था। खैर, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1 सितंबर 1872 में पास किया। इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने का क्रेडिट दिया जाता है सर जेम्स स्टेफन को। इस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस थे जो कि 11 चैप्टर में डिवाइड किए हुए थे। अब इसकी भी कहानी वैसे ही है जैसे कि बाकी दो एक्ट्स की थी। इसको भी मानसून सेशन के अगस्त के महीने में लाया गया, भारतीय साक्ष्य बिल बोल करके। फिर बाद में इस बिल को भी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया, और फिर दिसंबर के मंथ में अभी विंटर सेशन में पुराने बिल को विड्रॉ करके एक नया बिल लाया गया जिसको कि भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023 बीएसबी 2 बोला जा रहा है। इस बिल में टोटल 170 सेक्शंस है जो कि 11 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं। की फीचर्स देख लेते हैं इस बिल के। की फीचर्स देखो, इसमें मेन कुछ नहीं, इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर के बात किया गया है, एक जो मेजर चीज इस बिल में दिख रही है। बाकी ज्यादातर चीजें सब इंडियन एविडेंस एक्ट के ही है। तो इसमें क्या है, देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता था, दो तरीके के एविडेंस मांगता था, एक है डॉक्यूमेंट्री और दूसरा ओरल। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी यहाँ पर दो तरीके के एविडेंस थे, एक था प्राइमरी और दूसरा था सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, और सेकेंडरी मतलब जो कि ओरिजिनल के सपोर्ट में होगा, या फिर अगर ओरिजिनल टूट जाए, फट जाए या खराब हो जाए तो फिर वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता था। अब इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता था, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज अ सेकेंडरी एविडेंस मानता था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानता था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड मानता था, ओरल नहीं, डॉक्यूमेंट्री मानता था। और डॉक्यूमेंट्री में मैंने जहां ये दो टाइप बताए, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो ये इसको सेकेंडरी मानता था। लेकिन बीएसबी 2 ने क्या किया, भारतीय साक्ष्य बिल ने क्या किया, इसको बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होगा, अगर ये प्रॉपर तरीके से कस्टडी में प्रेजेंट किया गया तो फिर इसको भी प्राइमरी एविडेंस मान सकते हैं। तो बीएसबी 2 यही बात यहाँ पर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को वो प्राइमरी एविडेंस की तरह मानने के लिए बोल रहा है। ये एक मेजर चेंज इसमें दिख रहा है भारतीय साक्ष्य बिल में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। अब देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। मुझे लग रहा है कि आपके जितने भी बिल्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बिल है, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। और लक्ष्मीकांत में आपका चैप्टर है इलेक्शन कमीशन को लेकर के। अब देखो, वो चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा इस बिल के बाद। आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, क्योंकि इस बिल ने बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं उस चैप्टर में। तो समझते हैं क्या चेंजेस लाए हैं। देखो, सबसे पहले तो इस बिल ने रिप्लेस किया है पुराने एक बिल को, इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 को। 1991 में पास हुआ ये एक्ट क्या बोलता था, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इस एक्ट ने बात किया था
इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सैलरी के बारे में, उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में और कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में। लेकिन इस बिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तो अब ये जो नया बिल आया है, इस बिल में इन दोनों के अपॉइंटमेंट के बारे में भी बात किया गया है। तो क्या माजरा है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले आर्टिकल नंबर 324 के क्लॉज नंबर 2 को देखना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है। इस आर्टिकल में दो बातें बोली गई हैं। पहली बात में इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन की बात बोली गई है कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन लोग होंगे। तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ कुछ नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अब कितने नंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इस चीज के लिए प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि प्रेसिडेंट समय समय पर इनके नंबर को फिक्स करता रहेगा। दूसरी बात यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के की गई है। तो ये सारा माजरा इस आर्टिकल के क्लॉज नंबर 2 से आ रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट। क्या बोला गया है इस आर्टिकल में इन दोनों के अपॉइंटमेंट को लेकर के कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स shall subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament be made by the president। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करने के लिए पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उस लॉ के प्रोविजन द्वारा इन दोनों का अपॉइंटमेंट होगा। पर जब तक पार्लियामेंट इस चीज के लिए लॉ नहीं बना देती है तब तक इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। तो अभी तक की कहानी यह थी कि अभी तक पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बनाया था जिसके द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो। तो फिलहाल अभी अपॉइंटमेंट के लिए यही प्रोसेस चल रहा था कि प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट कर देता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर बन जाता था। अब इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट कंट्री का एक सिंबॉलिक हेड होता है, रियल पावर प्रेसिडेंट के पास होती नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट सिर्फ उसी को अपॉइंट कर पाता था जिस नाम का सजेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रेसिडेंट को दिया जाता था। प्रेसिडेंट उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर बना देता था। इन्हीं सब बातों की वजह से 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई जिसमें यह बोला गया कि करंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी सीरियसली लिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और इन्हें यह काम देखने के लिए सौंप दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2022 में अपना फैसला दिया और इन्होंने अभी जो अपॉइंटमेंट मेथड चल रहा था इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का उसमें कुछ चेंजेस लाया। क्या चेंज लाया देखते हैं। इन्होंने सजेस्ट किया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ये 3 लोग होंगे। और अगर इन केस लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर्ड नहीं है तो उस केस में अपोजिशन के लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को चुन लिया जाएगा। ये तीनों की एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी जो नाम भी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को उसी को इलेक्शन कमीशन का मेंबर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर लिया जाएगा। और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट खुद कोई कानून नहीं लेकर के आ जाती है जिसके तहत कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को चुना जाए। तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने 10 अगस्त 2023 को मानसून सेशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 लेकर के आया। इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। यही बिल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यही वही बिल है ये। इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने 10 अगस्त 2023 को। किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने किया। ये गवर्नमेंट बिल है और हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था। खैर मानसून सेशन में इस बिल के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और अभी विंटर सेशन में जाकर के ये बिल दोनों हाउसेस में पास हो गया। 12 दिसंबर को ये बिल राज्यसभा में पास हुआ और 21 दिसंबर को लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में टोटल 20 सेक्शंस हैं जो कि 5 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए हैं। अब देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है
और मैंने ज्यादा से ज्यादा इस बिल के सेक्शंस कवर किए हैं यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए। मुझे लग रहा है कि 8-10 सेक्शंस तो मैंने यहाँ पर कवर कर ही दिए हैं। तो ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, आप इसको अच्छे से समझिए और लक्ष्मीकांत को भी अपडेट कर लीजिए इस हिसाब से। तो हम देखते हैं अभी कुछ की फीचर्स ऑफ बिल कौन कौन से हैं। देखो 20 में से ज्यादा सेक्शन में यहाँ पर कवर कर ही लूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 3 को। सेक्शन नंबर 3 में कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन बोला गया है। इसके पहले के दो सेक्शन जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, उसको मैंने क्यों नहीं लिया बता देता हूं। देखो सेक्शन 1 में सिर्फ बिल का नाम बताया गया है कि बिल का नाम क्या होगा, ये नाम दे दिया गया, जो यहाँ पर ये नाम है ना बिल का, ये नाम बिल का बता दिया गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, मेंबर कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन क्या है, इन सब की डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिखा है। जस्ट आप मेरे हिसाब से तो आप पूरे के पूरे बिल को एक बार जरूर पढ़ लो, क्योंकि सिर्फ 20 सेक्शन है, ज्यादा बड़ा बिल भी नहीं है। उस बिल को जरूर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिल, अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए इस बिल के बारे में सब कुछ। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स इस बिल के डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन नंबर 3 देख लेते हैं सबसे पहले। सेक्शन नंबर 3 में बोला गया है कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इस सेक्शन में इलेक्शन कमीशन में कौन कौन होगा उसके बारे में बताया गया, कंपोजिशन के बारे में बताया गया। तो पहले तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा। दूसरा और कौन होगा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इसमें अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अदर इलेक्शन कमिश्नर मतलब अदर मेंबर्स होंगे। तो कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इसके लिए प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट समय समय पर इनके नंबर को फिक्स करेगा और यह बताएगा कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स इलेक्शन कमीशन में होंगे। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और दूसरा कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये प्रेसिडेंट द्वारा समय समय पर फिक्स किया जाएगा। दूसरा हम सेक्शन नंबर 4 को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 4 में अपॉइंटमेंट के बारे में बोला गया है। किनका अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का। तो इन दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। तीसरा सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो कौन लोग क्वालिफाई कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, उसके लिए यहां पर 3 पॉइंट बताए गए हैं। ये तीनों पॉइंट रट डालो, यही सब चीजें पढ़ने रहती हैं, भले यूपीएससी के मेंबर हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, या फिर स्टैट्यूटरीज बॉडीज हो जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, नीति आयोग हो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो। तो इन सब में भी हमको यही सब पढ़ना पड़ता है कि इन सब मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन हो गए, कैसे अपॉइंटमेंट होगा। तो अब वही सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के लिए भी अपडेट हो गई हैं, तो इनको भी आप अपडेट करके लक्ष्मीकांत में लिख लो। तो पहली क्वालिफिकेशन के लिए क्या पॉइंट दिया गया है कि ही मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सेक्रेटरी लेवल का आदमी होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या तो उसने ये पोस्ट पहले हेल्ड की हो या तो फिर अभी वो सेक्रेटरी की पोस्ट पे हो, लेकिन सेक्रेटरी रैंक का पर्सन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए या फिर इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। दूसरे पॉइंट में पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में जिस काम के लिए वो आ रहा है उस काम का उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि नहीं ये भी देखा जाएगा। मतलब वो इलेक्शन को मैनेज और कंडक्ट करने के लिए आ रहा है तो इस काम का उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तीसरा पॉइंट दिया है। आगे बिल का सेक्शन 6 क्या बोलता है। सेक्शन 6 बात करता है सर्च कमेटी की। सर्च कमेटी भाई ऐसे लोगों को ढूंढ करके कौन लाएगा, ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाने का काम दिया है 3 लोगों को। एक होगा कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि हेड होगा सर्च कमेटी का, और 2 और लोग होंगे जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी को हेल्प करेंगे, वो होंगे सेक्रेटरी रैंक के लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और वो लोग भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास की इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए। ऐसे लोग 5 लोगों को ढूंढ करके लाएंगे और उनका एक पैनल बना करके सिलेक्शन कमेटी को देंगे, और बाद में सिलेक्शन कमेटी इन 5 लोगों में से जिसका भी नाम डिसाइड करके प्रेसिडेंट को बताएगी। प्रेसिडेंट उसको ही इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देगा। तो सर्च कमेटी का काम है ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाना और ऐसे लोगों में से 5 लोग को शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्शन कमेटी को दे देना। सेक्शन 7 में सिलेक्शन कमेटी की बात की गई है। अब सर्च कमेटी ने ढूंढ लिया ऐसे 5 लोग, तो ये लिस्ट जाएगी सिलेक्शन कमेटी के बाद। अब इसी सिलेक्शन कमेटी को लेकर के आज की डेट में पूरे पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ है। जो भी चल रहा है, अभी राजीव चड्ढा जी का भी स्पीच आया था राज्यसभा में
कि गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली की चला रही है। अभी हमें खैर वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज को समझना है। तो ये वही पॉइंट है जहां जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है कि ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को लेकर के बवाल मचा हुआ है। अब इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर में 3 लोगों का नाम बिल में डाला गया है। पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन होंगे, दूसरा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो एक मेंबर हो जाएगा, और तीसरा पर्सन होगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और कौन सा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा? जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, वो एक दूसरा मेंबर हो जाएगा। ये 3 लोग मिलकर के जिसका भी नाम सजेस्ट करेंगे और वो नाम प्रेसिडेंट को बताएंगे, और प्रेसिडेंट सजेस्ट किए हुए नाम को इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिक्लेयर कर देगा या अपॉइंट कर देगा। यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के क्लियर कर दिया गया है कि इन केस लीडर ऑफ हाउस रिकॉग्नाइज नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में जिस भी पार्टी की होगी उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर की गई है कि इन केस इनमें से अगर कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है और किसी मेंबर के नहीं होने की वजह से अगर वैकेंसी है, तो उस केस में जो बचे हुए 2 मेंबर भी जिस किसी का नाम सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को देंगे तो वो नाम फाइनल माना जाएगा, उस नाम को वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तीनों में से कोई एक मेंबर, मान लीजिए इस लीडर ऑफ अपोजिशन अवेलेबल नहीं है, तो बचे हुए 2 मेंबर ने अगर किसी का भी नाम सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को दिया तो इस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेजेंट नहीं था इसलिए ये नाम वैलिड नहीं होगा। ये पॉइंट भी यहां पर इस सेक्शन नंबर 7 में डाल करके क्लियर कर दिया गया है कि तीनों में से किसी एक मेंबर के वैकेंट होने के केस में भी जो नाम दिया जाएगा प्रेसिडेंट को वो नाम वैलिड होगा। तो देखो यार, इसी को लेकर के बस हल्ला मचा हुआ है। मैंने पीछे दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम सजेस्ट किए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया था, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन बोला था, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बोला था। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, जुडिशियरी वाले मेंबर का नाम हटा करके यहाँ पर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का डाल दिया है। तो अब यही हल्ला हो रहा है कि यहाँ पर मेजोरिटी हो गई रूलिंग गवर्नमेंट की, तो वो 2 हो जाएंगे और यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन अकेला पड़ जाएगा और एक ही पार्टी के 2 लोग हो जाएंगे। तो फिर इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट अपना दबाव बना सकती है। खैर, इन सब बातों में नहीं पढ़ करके अपन आगे देखते हैं अभी सेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है। यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 में बोला गया है टर्म ऑफ ऑफिस को लेकर के, कितने साल के लिए और कितनी उम्र तक के लिए ये अपॉइंट किए जाएंगे उसके बारे में बोला गया है। तो दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों को ये बोला गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा 6 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, या फिर 65 ईयर्स एज जब तक वो अटेंड नहीं कर लेते तब तक के लिए ये लोग अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे। और ये दोनों में से जो भी चीज पहले आ जाए तब तक ही ये लोग उस पोस्ट पर बने रहेंगे, उसके बाद ये लोग रिटायर हो जाएंगे। पहले आ जाए मतलब मान लो कि अगर किसी की एज 62 ईयर्स थी और 62 ईयर्स में उसको इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है, तो 3 साल बाद ही वो 65 ईयर्स का हो जाएगा, तो 3 साल बाद ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तब नहीं देखा जाएगा कि वो 6 साल का अपना पूरा टर्म पूरा करे। और इन केस अगर वो 58 ईयर्स का है, वो 58 ईयर्स का है और तभी अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तब 58 प्लस 6 64 ईयर्स का जैसे ही वो हो जाएगा तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तब ये नहीं देखा जाएगा कि 65 ईयर्स का होने का उसका वेट नहीं किया जाएगा, उसको 64 ईयर्स में रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब जो भी एज पहले आ जाए, अगर 6 साल पहले कंप्लीट हो जाए या फिर 65 ईयर्स की एज को वो पहले अटेंड कर ले, उसके बाद उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर दोनों को रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रखा गया है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो वो दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन पाएगा, और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर भी अगर वो एक बार बन गया है तो वो दोबारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता है। हाँ, इलेक्शन कमिश्नर से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। इसके लिए भी यहाँ पर थर्ड पॉइंट दे दिया है कि इन केस अगर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है तो उस केस में भी उसको 6 साल से ज्यादा का समय के लिए बने रहने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ? मतलब कि मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर 2 साल के लिए बना रहा, अब 2 साल बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जा रहा है, 2 साल बाद, तो अब उसको केवल 4 साल के लिए ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, क्योंकि 2 + 4 6, और जैसे ही ये टोटल 6 साल हो जाएंगे तो उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि वो अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा तो उसको फिर से 6 साल का मौका दिया जाएगा। इस 6 साल के टेन्योर के लिए उसका पुराना इलेक्शन कमिश्नर का 2 साल भी काउंट होगा और उसके बाद बचा हुआ 4 साल उसको दिया जाएगा और ये दोनों मिला करके 6 साल के लिए, इस तरीके से वो 6 साल का पीरियड अपना कंप्लीट करेगा। ये होता है एग्रीगेट पीरियड। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 में यहां पर सैलरी अलाउंस एंड अदर कंडीशंस के बारे में बात की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की। यहां पर इनकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर रखी गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी की जो भी सैलरी अलाउंस और अदर कंडीशंस होंगी वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की हो जाएगी। अब यहां पर एक चीज आप गौर करो, तो जब पुराना बिल आया था 1991 में इलेक्शन कमीशन वाला, वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रखी गई थी और यहां पर उसे चेंज करके कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया है। ये सब पॉइंट्स कहीं नोट कर लो और याद करो, यही सब पॉइंट्स एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि किसके बराबर थी, किसके बराबर अब कर दी गई है। ये सब फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब यहां पर देखो एक और बात बोली जा रही है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी तो उस केस में क्या होता था। देखो, जज की जो सैलरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी होती है, उसे पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। तो जजेस की सैलरी को कोई जब मन चाहे कभी भी चेंज नहीं कर सकता, कभी कम कर दिए कभी ज्यादा कर दिए, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी को अगर चेंज करना है, कम या ज्यादा करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ेगा। तो इस वजह से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर थी तो उनकी सैलरी काफी सिक्योर थी, तो उनके ऊपर सैलरी को लेकर के कोई दबाव नहीं होता था। अब यहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर सैलरी कर देने का मतलब ये है, कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो गवर्नमेंट उसे चेंज कर सकती है। तो अब यहां पर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर हो गई है तो अब इनकी सैलरी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई है। तो ये थोड़ा सा इनके इंडिपेंडेंस ऑफ वर्किंग को लेकर के एक इशू बोला जा रहा है। आगे सेक्शन नंबर 11 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 11 में रेजिग्नेशन और रिमूवल दोनों के बारे में बात किया गया है। पहले देखते हैं रेजिग्नेशन के बारे में क्या बोला गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों ही अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं किसी भी समय। नोट कर लो, इलेक्शन कमिश्नर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर अपना रेजिग्नेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देगा। इन्हीं सब बातों में कंफ्यूज कर दे। प्रीलिम्स में दे दिया कि इलेक्शन कमिश्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा। 3-4 ऑप्शंस हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो ध्यान रखना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे ही रहा है, साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। पहले पॉइंट में रेजिग्नेशन की बात हो गई, दूसरे पॉइंट में रिमूवल के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों को रिमूव किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 324 के क्लॉज नंबर 5 में जो बात लिखी है उसकी अकॉर्डिंग ही इनको रिमूव किया जा सकता है। इनको रिमूव करने के लिए कुछ बिल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इन दोनों को रिमूव किया जा सकता है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324(5) में ही लिख दिया है। क्या लिखा है एक बार गौर कर लेते हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या लिखा है, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है देख लेते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए ये बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है। ये हो गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्या बोला है। इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन लगेगा। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड करेगा तभी इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा इस बिल को देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और लक्ष्मीकांत के साथ पढ़िए। चलिए अब नेक्स्ट बिल को देखते हैं। अगला है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। देखो, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने और इस बिल को लाया जा रहा है पुराने 3 एक्ट्स को रिप्लेस करके। कौन कौन से हैं वो पुराने 3 एक्ट्स देख लेते हैं। पहला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, दूसरा है वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और तीसरा है टेलीग्राफ वायर्स
अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ये तीन एक्ट्स क्या बोलते हैं। सबसे पहला इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 इसलिए लाया गया था ताकि ये इंडिया के अंदर वायर्ड और वायरलेस टेलीग्राफी, टेलीफोन, रेडियो कम्युनिकेशन और डिजिटल डाटा कम्युनिकेशन जितने भी हो रहे हैं उन सबको लेजिस्लेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। दूसरी बात, ये एक्ट गवर्नमेंट को इस चीज के लिए भी ऑथोराइज करता है कि गवर्नमेंट अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा किसी का फोन टैप कर सकती है विद सर्टेन कंडीशंस। दूसरा, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 क्यों लाया गया था इसको भी देख लेते हैं। इस एक्ट को ला करके वायरलेस टेलीग्राफी एपरेटस के पोजीशन को कंट्रोल किया गया था। वायरलेस टेलीग्राफी एपरेटस क्या होता है, ये समझ लीजिए कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको कि इस्तेमाल करके वायरलेस कम्युनिकेशन किया जा रहा हो, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को वायरलेस टेलीग्राफी एपरेटस बोलते हैं। तीसरा है टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। नाम से ही पता चल रहा है अनलॉफुल पोजीशन मतलब कुछ गैर कानूनी तरीके से रखना। तो क्या गैर कानूनी तरीके से रखना? टेलीग्राफ वायर्स। टेलीग्राफ वायर्स क्या होती थी? ये कॉपर वायर्स थी जिसका कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड डायमीटर्स होता था। अगर ऐसी कॉपर वायर्स कोई अपने पास 10 पाउंड से ज्यादा रख रहा है तो उसको रखने के लिए क्या कंडीशंस रहेंगी, उसको मॉनिटर करने के लिए इस टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950 को लाया गया था। खैर अब 2023 में इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस करके नया बिल लाया जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। आगे देखते हैं इस बिल ने और क्या किया। इस बिल ने ट्राई के कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का फॉर्मेशन 1997 में किया गया था इस उद्देश्य के साथ ताकि ट्राई इंडिया के अंदर टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उन सबको मॉनिटर करे, उन सबको रेगुलेट करे। तो क्या अमेंड किया है इस बिल ने ट्राई के अंदर, थोड़ा सा समझ लेते हैं उस चीज को। देखो अभी जो चेयरपर्सन होता था ट्राई का वो गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग करता था, वही ट्राई का चेयरपर्सन बन पाता था। लेकिन इस बिल ने क्या किया है, इस बिल ने इस प्रोविजन को थोड़ा चेंज करके ये कर दिया है कि आउटसाइड गवर्नमेंट सर्विस का आदमी भी अगर है और उसके पास एटलीस्ट 30 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो आदमी भी चेयरपर्सन ऑफ ट्राई बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। दूसरी तरफ चेयरपर्सन के अलावा जो अदर मेंबर्स हैं, ऐसे मेंबर को भी आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट सर्विस के लोगों को एलिजिबल करवाया गया है। इसके लिए एटलीस्ट 25 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए है, तब वो ट्राई का मेंबर्स बन सकेगा। चेयरपर्सन बनने के लिए 30 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और अदर मेंबर्स बनने के लिए 25 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। ये बातें इन बिल में की गई हैं। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं इस बिल में क्या फीचर्स डाले गए हैं। पहली बात तो ये की गई है कि अगर किसी को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट का ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा पहले से। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट इस बिल में क्या बोला गया है, इस बिल में ये बताया गया है कि स्पेक्ट्रम के एलोकेट करने से रिगार्डिंग इसमें बात बताई गई है कि स्पेक्ट्रम का जो भी एलोकेशन होना है वो सब ऑक्शन द्वारा होगा। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए पहले क्या होता था, अगर आप लैंडलाइन से बात कर रहे हैं तो फिर यहां से आपने बोला और आपकी आवाज को इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह कैरी करवाया जाता था। लेकिन अगर अब वायर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वायरलेस वे से कम्युनिकेशन हो रहा है तो कोई तो मीडियम चाहिए जिससे आपकी आवाज को सामने वाले के कान तक पहुंचाया जा सके। तो इस काम के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रेडियो वेव्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करके हर एक मोबाइल ऑपरेटर को एलोकेट किया जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी अलग अलग बैंडविड्थ में डिवाइड नहीं की जाएगी तो फिर एक केओस मच जाएगा और किसी की भी आवाज किसी को भी सुनाई देने लगेगी। इसके लिए बात जरूरी है कि फ्रिक्वेंसी को अलग अलग बैंडविड्थ में डिवाइड करके उसे अलग अलग ऑपरेटर्स को दिया जाए ताकि टेलीकॉम इंडस्ट्री स्मूथली काम कर सके। इसी को स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कहते हैं और ये स्पेक्ट्रम का एलोकेशन ऑक्शन के थ्रू होगा, ये बात इस बिल में बोली गई है। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसके लिए ऑक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहां कहां पर एक्सेप्शन दिया गया है। पहला है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के मैटर में। नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के मैटर में ऑक्शन की जरूरत नहीं होगी स्पेक्ट्रम को एलोकेट करने के लिए। दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट और वेदर फोरकास्टिंग, इन कुछ जगह को छोड़ करके बाकी सब एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन के थ्रू होगा। फिर नेक्स्ट फीचर क्या दिया है, पावर्स ऑफ इंटरसेप्शन को लेकर के। जो मैंने बताया था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में फोन टैपिंग की बात जो की गई थी, यहां पर भी इससे रिलेटेड बात बोली गई है।
पावर ऑफ इंटरसेप्शन। यहां पर भी गवर्नमेंट को फोन टैप करने की पावर दी जा रही है, लेकिन कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। अदरवाइज क्या होगा कि गवर्नमेंट किसी का भी फोन टैप करना शुरू कर देगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की राइट टू प्राइवेसी बनी रहे, उसके लिए कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं जिस बेस पर गवर्नमेंट फोन इंटरसेप्ट कर सकती है। वो क्या ग्राउंड्स हैं? पहला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अगर राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है तो उस केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और फोन इंटरसेप्ट करने की पावर गवर्नमेंट के पास होगी। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। मतलब अगर कहीं लग रहा है कि कहीं क्राइम होने वाला है और उसको पहले से रोका जा सकता है, उस केस में भी इंटरसेप्शन की पावर गवर्नमेंट के पास रहेगी। और तीसरा है पब्लिक ऑर्डर, मतलब सुख शांति बनाए रखने के लिए भी गवर्नमेंट फोन इंटरसेप्ट कर सकती है। फिर यहां पर नेक्स्ट फीचर में यूजर्स का भी ख्याल रखा गया है, कस्टमर्स का भी ख्याल रखा गया है। देखो अभी क्या होता था कि कोई भी कंपनी अपने मार्केटिंग के मैसेज, अपने एडवर्टाइजिंग के मैसेजेस किसी को भी फॉरवर्ड करती थी और लोग उससे परेशान भी होते थे। लेकिन अब यहां पर इस बिल ने यह प्रोविजन डाला है कि अब कस्टमर का प्रायर कंसेंट लगेगा। मतलब अगर कस्टमर हाँ करेगा उसके बाद ही कोई कंपनी अपने एडवर्टाइजिंग मैसेजेस कस्टमर्स को भेज पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अगर रास्ते में कोई भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएगी। राइट ऑफ वे का मतलब यही है कि अगर रास्ते में कोई पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी आ रही है तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर करके वहां पर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकती है। लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी ऑफेंसेस आते हैं तो उससे डील करने के लिए एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को एजुकेटिंग ऑफिसर बनाया गया है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस से डील करेगा। तो अब नेक्स्ट बिल को देखते हैं। अगला है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023। इसको इंट्रोड्यूस किया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने। अब ये बिल भी एक पुराना अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 को रिपील कर रहा है, इसको खत्म कर रहा है। अब ये पुराना वाला बिल क्या बोलता था, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। 1867 वाले बिल में क्या बात बोली गई थी। ये 1867 के बिल द्वारा क्या किया जाता था, प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर को रेगुलेट करने का काम किया जाता था। इसके अलावा जो बुक्स वगैरह प्रिंट होती थी, बुक्स और न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे इंडिया में, उनको मेंटेन करना और रजिस्टर करने का काम भी ये एक्ट द्वारा किया जाता था। अब देखो पहली चीज तो इस बिल ने क्या किया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स था, है ना, ये बुक्स है, इस बुक्स को हटा करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स कर दिया है। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, जो मैगजीन्स वगैरह मंथली या वीकली छपती है, ये पीरियोडिकल्स होते हैं। अब इस बिल ने क्या किया है, एक नया ऑफिस क्रिएट किया है, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। इसको ये पावर दी गई है कि जितने भी पीरियोडिकल्स वगैरह प्रिंट किए जाने हैं उसके लिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। ये जिसको ऑथराइज करेगा वही पीरियोडिकल्स प्रिंट कर पाएगा। अब ये पीरियोडिकल्स वगैरह भी हर कोई प्रिंट नहीं कर सकता, जैसे कुछ लोगों पर रोक लगाई गई है कि वो ये पीरियोडिकल्स वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन लोग हैं यहाँ पर? ऐसे लोग जो कि टेररिस्ट होंगे या फिर जो अनलॉफुल एक्टिविटी में दोषी पाए गए हैं, ऐसे लोगों को, या कुछ ऐसे लोग जो कि देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में काम करते हुए पाए गए हैं, ऐसे लोग पीरियोडिकल्स वगैरह पब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद और क्या पॉइंट्स बोला गया है इस बिल में? इस बिल में यह भी बताया गया है कि अगर कोई फॉरेन पीरियोडिकल है, फॉरेन मैगजीन है, उसको अगर कोई हूबहू इंडिया में प्रिंट करना चाह रहा है तो उसके लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो उसको प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को ये कुछ राइट्स दिए गए हैं कि अगर कोई पीरियोडिकल प्रिंट करते समय कहीं दोषी पाया जा रहा है तो उसको 30 दिन से लेकर के 180 दिन के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। फिर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में क्या पॉइंट था, एक इसमें यह था कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए पहले ये वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने डिक्लेयर करना पड़ता था कि हमें प्रिंटिंग प्रेस का काम करना है। अब इस बिल ने यहाँ पर क्या किया है, इस बिल ने थोड़ा यहाँ पर ये चेंज कर दिया है कि अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटा करके यहाँ पर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया डाल दिया है। और उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रिंटिंग प्रेस का अगर काम करना है तो उसको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें प्रिंटिंग प्रेस का काम करना है। ये पॉइंट इस बिल में डाल दिया गया है। आगे वाला बिल देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस बिल 2023। इसको भी लाया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने। अब देख लेते हैं इस बिल में क्या किया गया है।
अब इस बिल ने फिर से एक बार कॉलोनियल पीरियड के एक और बिल को इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया है, इसको हटाया है और इसकी जगह 2023 का ये पोस्ट ऑफिस बिल लेकर के आया गया है। अब ये 1898 का एक्ट क्या बोलता था इसको देख लेते हैं। इस 1898 के एक्ट द्वारा पोस्टल सर्विसेज को रेगुलेट किया जाता था इंडिया में। पोस्टल सर्विसेज इंडिया में कौन ऑफर करता है? तो पोस्टल सर्विसेज इंडिया में इंडिया पोस्ट ऑफर करता है। अब इस बिल ने क्या किया है, इस बिल ने, अब देखो ये जो पुराना हमारा 1898 का एक्ट था ये करीब 125 साल पुराना ये हो चुका था, तो अब इसको चेंज करने की जरूरत थी। तो इस बिल ने क्या किया है, इस बिल ने इस पुराने 1898 के एक्ट को खत्म करके आज की जरूरत के हिसाब से इस नए बिल को लेकर के आया है और ये बिल ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक बताया जा रहा है, मतलब कि नागरिकों को ज्यादा फोकस करते हुए इस बिल को प्रेजेंट किया गया है। अब कुछ की फीचर्स देख लेते हैं इस बिल में क्या बताए गए हैं। की फीचर्स में अब हम पुराने वाले 1898 के एक्ट को और ये नए वाले 2023 का बिल, इन दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। जैसे सबसे पहले पॉइंट हम लेते हैं सर्विस। सर्विस के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया था 1898 के एक्ट में। 1898 के एक्ट में देखो क्या बताया गया था कि यहाँ पर इंडिया पोस्ट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर जो सर्विसेज बताई गई थी वो बताया गया था कि ये डिलीवरी करेंगे पोस्टल आर्टिकल्स को। अब पोस्टल आर्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पार्सल, मनी ऑर्डर, ये सारी चीजों को डिलीवर करने का काम इंडिया पोस्ट को दिया गया था। अब इस बिल ने क्या किया है, इस बिल ने इंडिया पोस्ट के सर्विस का दायरा काफी बढ़ा दिया है। जैसे यहाँ पर अब सर्विसेज में क्या बोल दिया गया है, ये सारे पॉइंट्स को हटा करके यहाँ पर डाल दिया गया है सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सर्विस बोलेगी वो इंडिया पोस्ट को वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी सर्विसेज का दायरा बढ़ा दिया गया है इंडिया पोस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पावर टू इंटरसेप्ट। पावर टू इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ, देखो अभी 1898 के एक्ट में क्या बताया गया था, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऐसा कोई ऑफिसर जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किया गया है, इसको ये अलाउ किया जा रहा था कि वो इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट करने का मतलब है कि जो भी कोई पार्सल या पोस्टल कुछ भेजा जा रहा है उसके ऊपर अगर डाउट हो रहा है कि उसमें अगर कोई गलत चीज है तो उसको ओपन करके वो देख सकता है। ओपन करने के लिए यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स बताए गए थे कि इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर किसी पर्टिकुलर पार्सल या पोस्टल को ओपन किया जा सकता है। वो ग्राउंड्स क्या बताया गया था, पब्लिक इमरजेंसी और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ये दो ग्राउंड्स के ऊपर पोस्टल या फिर पार्सल को ओपन करके देखा जा सकता था। अब इस बिल ने यहाँ पर क्या किया है, इस बिल ने यहाँ पर इंटरसेप्शन का पावर रखा है, लेकिन इंटरसेप्शन के पावर के लिए कुछ ग्राउंड्स जो थे वो ग्राउंड्स यहाँ पर चेंज किए हैं। तो कौन कौन से ग्राउंड्स है यहाँ पर, एक है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की सुरक्षा के लिए। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों के साथ मित्रता के संबंध के लिए। तीसरा पब्लिक ऑर्डर, सुख शांति के लिए। इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी यहाँ पर भी था। फिर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द बिल और एनी अदर लॉज, मतलब कि इस बिल में दिए हुए कोई भी प्रोविजन या फिर किसी अदर लॉ के प्रोविजन के अगर अगेंस्ट में बात जा रही है तो उस केस में उस पोस्टल को ओपन करके इंटरसेप्ट करके देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इंटरसेप्शन के पावर के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। वो पर्टिकुलर ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और वही इंटरसेप्शन कर सकता है उस पर्टिकुलर पोस्टल या पार्सल का। अब इस इंटरसेप्शन की वजह से कौन कौन से आर्टिकल वायलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट के, तो आर्टिकल 21 मतलब राइट टू प्राइवेसी एक तो वायलेट हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा है आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज ए मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है इंटरसेप्शन के द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को लेकर के क्या बोला गया है। पुराना एक्ट 1898 के एक्ट में कुछ पनिशमेंट वगैरह दी गई थी, जैसे अगर कोई ऑफिसर पोस्टल आर्टिकल को चुरा लेता है या उसको खराब कर देता है तो इन डेट केस उसको 7 साल की सजा दी जा सकती है या फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता था। सिमिलरली दूसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रोहिबिटेड आइटम को पोस्टल के थ्रू भेज रहा है तो फिर उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, उसको 1 साल की सजा या फिर उसको भी उसके ऊपर भी फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन अभी ये जो रिसेंटली जो बिल लाया गया है 2023 वाला, इसमें इस तरीके की किसी भी सजा के बारे में बात नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अब अगले बिल की तरफ चलते हैं, दैट इज एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी ने। देखते हैं इस बिल में क्या बात बोली गई है।
अब ये बिल भी भैया पहले की तरह जो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा था एक बिल, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, इसको इसने रिपील कर दिया है। और एक और एक्ट था 1961 में बना हुआ एडवोकेट एक्ट 1961, इसको अमेंड किया है। देखते हैं सबसे पहले ये लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 क्या बोलता था। देखो इस 1879 के एक तो जितने भी पुराने सेक्शंस थे, सिर्फ सेक्शन नंबर 1, 3 और सेक्शन नंबर 36 को छोड़ करके बाकी जितने भी सेक्शंस थे इस एक्ट के वो पहले ही खत्म कर दिए गए थे। मतलब इस एक्ट में अभी कुछ सेक्शंस बचे थे, तो वो ये सिर्फ 3 सेक्शन थे, सेक्शन 1, सेक्शन 3 और सेक्शन 36। सेक्शन 1 तो देखो जैसा कि हर बिल में रहता है उसके टाइटल के बारे में बताता था। सेक्शन 3 इस एक्ट का क्या बोलता था, ये डिफाइन करता था जज को, सबॉर्डिनेट कोर्ट को, रेवेन्यू ऑफिस को और लीगल प्रैक्टिशनर्स को और टाउट को। टाउट मतलब दलाल, जो लीगल प्रैक्टिस के साथ दलाल जुड़े हुए होते थे उनको ये डिफाइन करता था। सेक्शन नंबर 3 लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का। सेक्शन नंबर 36 क्या बोलता था, सेक्शन नंबर 36 इस एक्ट का ये पावर देता था सेशन जज को, हाई कोर्ट के जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, रेवेन्यू ऑफिसर को और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को। किस चीज की पावर देता था, ये पावर देता था कि टाउट्स की लिस्ट बना सके, इस चीज की पावर ये देता था। अब देख लेते हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्या करता था। देखो ये एक्ट क्या करता था, ये लीगल प्रोफेशन में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता था। इसके अलावा इस एक्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था। अब ये जो हमारा बिल लाया गया है 2023 में, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, इसके द्वारा सबसे पहले तो ये जो पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक्ट चला आ रहा था लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, इसको सबसे पहले रिपील करता है। इसके जो बचे हुए 3 सेक्शन से इनको भी खत्म करके इस एक्ट को ही खत्म कर देता है। इसके बाद ये जो दूसरा एक्ट था एडवोकेट एक्ट 1961, इसको भी ये बिल अमेंड करता है और अमेंड करके इसमें एक सेक्शन नंबर 45A को इंसर्ट कर देता है। तो अब सेक्शन नंबर 45A जो कि इस बिल द्वारा इंसर्ट किया गया है एडवोकेट एक्ट 1961 में, वो सेक्शन क्या बोलता है, इस सेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखो इस सेक्शन में ये बोला गया है कि हर हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, और रेवेन्यू ऑफिसर वो भी ऐसा है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को पावर दी गई है कि वो एक टाउट की लिस्ट बना करके, इन दलालों की लिस्ट बना करके पब्लिश करेंगे। पर जिनका नाम टाउट की लिस्ट में आ रहा है उनको भी यहाँ पर अपने डिफेंस का मौका दिया गया है और इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर इनका नाम इस टाउट की लिस्ट में आ रहा है तो इनको पूरा मौका दिया जाएगा कि इनका नाम टाउट्स की लिस्ट में क्यों नहीं दिया जाए। अब सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद, टाउट्स का नाम फाइनल हो जाएगा, तो उन नामों की एक लिस्ट बना करके हर कोर्ट को इस लिस्ट की एक कॉपी अपने कोर्ट के बाहर टांगनी है। देखो पूरा प्रोसेस ये किया जा रहा है कि ये टाउट्स को इलीगल घोषित किया जा रहा है। अब से ये जो बीच के ब्रोकर्स रहते हैं जो कि एक्चुअल में एडवोकेट होते नहीं है और फिर भी लोगों से पैसा लेकर के बीच का दलाली का काम करते हैं, इन लोगों को ये काम करने से रोका जा रहा है। अब एक बार ये टाउट्स की लिस्ट तैयार हो गई तो फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम टाउट्स की लिस्ट में डला हुआ है वो अब ब्रोकरी का काम नहीं कर पाएगा। और अगर उसके बावजूद भी वो अगर ब्रोकरी का काम करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर 500 रुपए का फाइन और 3 महीने की जेल का भी प्रावधान रखा गया है। तो ये बात की गई है इस एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 में। अब आगे का बिल देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023। अब देखो ये बिल क्या कर रहा है, ये बिल बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को अमेंड कर रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 क्या बोलता था, इस एक्ट द्वारा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई थी ताकि टीचिंग्स और रिसर्च वर्क किया जा सके बहुत सारे स्टेट्स में। अब ये बिल तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बना रहा है जिसका की नाम समक्का सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा। और इस यूनिवर्सिटी में ट्राइबल पीपल्स के लिए हायर एजुकेशन और रिसर्च वर्क की फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 889 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। अब ये समक्का और सरक्का क्या है ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। एक्चुअली समक्का सरक्का तेलंगाना में कोया ट्राइब्स द्वारा देवी की तरह पूजी जाती हैं। समक्का मदर है और सरक्का इनकी डॉटर है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये कुछ 13th सेंचुरी की बात है। उस समय ये जो समक्का थी उनकी मैरिज हो जाती है कोया ट्राइब्स के चीफ के साथ। अब ये जिस एरिया में रहते थे मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, मुलुगु एरिया में, वहां पर ककातिया रूलर्स का रूल हुआ करता था। तो ककातिया रूलर्स ने क्या किया था,
इस कोया ट्राइब्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स कुछ लगा दिए थे। अब ये ट्राइब इतना टैक्स दे पाने में सक्षम नहीं हो पाती है, जिस वजह से बहुत भयंकर लड़ाई होती है इस कोया ट्राइब्स और काकातिया रूलर्स के बीच में, जिसमें कि समक्का और सरक्का ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और अब बाद में जाकर के अब इनको एज अ गॉडेस पूजा जाता है कोया ट्राइब्स द्वारा। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में समक्का सरक्का का एक फेयर भी लगता है, और ये माना जाता है कि जितने भी ट्राइबल फेयर्स लगते हैं वर्ल्ड में, उनमें से ये फेयर ऐसा है कि जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पीपल एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंस है कोया ट्राइब्स में समक्का सरक्का का। तो आप लोग यहाँ पर ये कोया ट्राइब्स का नाम जरूर याद रखिएगा। इस बिल में ये इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये कोया ट्राइब्स पूछ लेगा कौन से एरिया की है, किसकी है, समक्का सरक्का के बारे में पूछ लेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस बिल से निकल करके आ रहे थे, तो इसलिए इस बिल को भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट बिल देखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023। बहुत बड़ा नाम है इसका। इस बिल को प्रेजेंट किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी ने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बिल नहीं है ये, फिर भी थोड़ा मैं शॉर्ट में फटाफट बता देता हूं, आप समझ लो इस बिल में क्या बोला गया है। इस बिल द्वारा एक पुराने एक्ट को, जिसका नाम था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकंड एक्ट 2011, उसको अमेंड किया है। अब ये पूरा नाम वही का वही है जो कि अभी इस बिल का नाम है, बस यहाँ पर 2011 है, यहाँ पर 2023 हो गया है। क्या बोला गया था इस 2011 के एक्ट में? इसमें देखो क्या था कि दिल्ली में जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन थे या एनक्रोचमेंट वगैरह कर रखे थे अनऑथराइज्ड, ऐसे कंस्ट्रक्शंस को इस एक्ट द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था। अदरवाइज वो इलीगल कंस्ट्रक्शन होने की वजह से उन सबको तोड़ा जा सकता था। ऐसा क्यों किया गया था? देखो ऐसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हॉकर्स मिलेंगे, ऐसे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और स्कूल्स या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि बने हुए हैं, और उनके ऊपर बहुत से लोगों की इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब उनको अगर तोड़ दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी उससे इफेक्ट हो जाएगी। तो उन गरीब लोगों की रोजी रोटी को बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब इस एक्ट में यह बोला गया था कि 3 साल तक के लिए इन अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट को प्रोटेक्ट किया गया था। मतलब ये एक्ट 2011 में पास किया गया था, दिसंबर 2011 में। तो 1 जनवरी 2012 से लेकर के 31 दिसंबर 2014 तक इन अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस और एनक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्शन दिया गया था। अब जैसे ही 2014 का दिसंबर मंथ आता है तो इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, 3 साल का इनको जो प्रोटेक्शन मिली थी वो खत्म हो जाता है। तो फिर से क्या होगा, दिसंबर के 2014 के महीने में अब फिर से एक बिल ले आया जाएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट बिल 2014। और अब इस बिल में इस टाइम पीरियड को फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अब क्या हो जाएगा ये टाइम पीरियड, अब ये 2014 में ये बिल आया है तो अब इसको 1 जनवरी 2015 से लेकर के 31 दिसंबर 2017 तक इनको फिर से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब फिर जैसे ही 2017 का दिसंबर आएगा तो 2017 दिसंबर में फिर एक नया बिल पास कर दिया जाएगा और इनको फिर से 3 साल के लिए प्रोटेक्शन दे दी जाएगी। कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2020 तक। अब फिर जब दिसंबर का 2020 का महीना आएगा तो अब इस बार अभी बिल नहीं लाया गया, इस बार ऑर्डिनेंस के थ्रू इन अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को प्रोटेक्शन एक बार फिर से दे दी जाएगी 3 साल के लिए, 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। अब देखो ये ऑर्डिनेंस था तो फिर ऑब्वियस है, ये आपको मालूम होगा, आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करता है। तो उसमें यह भी बता दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है तो उसके बाद जैसे ही दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस बैठेंगे तब इस ऑर्डिनेंस को दोनों हाउस द्वारा 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस होगा कि इस ऑर्डिनेंस को भी दोनों हाउसेस ने पास किया होगा और एक एक्ट बना होगा बाद में ये। अब इसके बाद जब फिर से दिसंबर 2023 अभी आया तो अब इस बार विंटर सेशन में फिर से एक नया बिल लाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023, और इसके द्वारा फिर से इन अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्शन दे दिया गया अब 3 साल के लिए। और ये टाइम पीरियड रहेगा 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक। तो ये छोटा सा बिल था, आगे देखते हैं अब। इसके बाद है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023।
मनी बिल है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। अब ये बिल क्या कर रहा है, ये बिल अमेंड कर रहा है पुराने एक बिल को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 को। इस पुराने एक्ट को ये बिल अमेंड कर रहा है, सीजीएसटी एक्ट 2017। देखो ये बिल इस पुराने सीजीएसटी एक्ट 2017 में दो चेंजेस ला रहा है। पहला तो ये क्वालिफिकेशन को लेकर के चेंज ला रहा है इस एक्ट के, और दूसरा एज लिमिट को लेकर के चेंज ला रहा है ये पुराने इस 2017 वाले एक्ट में। क्या चेंजेस ला रहा है एक बार डिटेल में देख लेते हैं। देखो ये जो सीजीएसटी एक्ट 2017 पास किया गया था, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई थी कि वो एपेलेट ट्रिब्यूनल को बना सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा तो उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बना देगा। अब इस ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा, तो उसमें 3 मेंबर्स बताए गए थे। एक था प्रेसिडेंट, दूसरा जुडिशियल मेंबर्स, और तीसरे टेक्निकल मेंबर्स होंगे, 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे। अब यहाँ पर ये जुडिशियल मेंबर जो है, इसको लेकर के कुछ एलिजिबिलिटी बताई गई थी इस पुराने एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट 2017 में। क्या एलिजिबिलिटी बताई गई थी, देखो 2 तरीके के लोग बताए गए थे। एक तो जज हो सकता है हाई कोर्ट का, और दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी एलिजिबिलिटी बताई गई थी कि या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, जिसके पास एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल तक उसने काम किया हो। ऐसे 2 लोगों को एलिजिबल बताया गया था इस जुडिशियल मेंबर की पोस्ट के लिए। अब इस बिल ने क्या किया, इस बिल ने यहाँ पर एक थर्ड कैटेगरी और जोड़ दी है। आप सब ऐसा समझ लीजिए कि एक तीसरा कैटेगरी और अलाउ कर दिया है। किनको अलाउ कर दिया है, एडवोकेट्स को। ऐसे एडवोकेट्स जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो भी इस जुडिशियल मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरा चेंज यहाँ पर किया गया है एज लिमिट को लेकर के। एज लिमिट में क्या चेंज किया गया है, देखो ये जो प्रेसिडेंट यहाँ पर था, इस प्रेसिडेंट की एज सीजीएसटी एक्ट 2017 में 67 इयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर इस एज को बढ़ा करके, इनकी एज को बढ़ा करके 70 इयर्स तक की एज कर दी गई है। इसके बाद जो अभी मेंबर्स होते थे, जुडिशियल मेंबर्स थे या फिर जो टेक्निकल मेंबर्स थे, 2 टेक्निकल मेंबर्स थे, इनकी एज अभी तक 65 हुआ करती थी, तो अब इनकी एज लिमिट भी बढ़ा करके 67 की कर दी गई है। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है सीजीएसटी एक्ट 2017 में इस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 द्वारा। अब यहाँ पर एक और बिल दिया हुआ है, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023। अब ये भी एक मनी बिल है, और इसलिए इसको भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इंट्रोड्यूस किया है। देखो ये सारे के सारे गवर्नमेंट बिल्स हैं, इसलिए इसको उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर इन बिल को प्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। अब ये भी एक छोटा सा बिल है यार, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें क्या किया गया है, ये एक और अंग्रेजों के जमाने का बिल था, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931। अब इस बिल ने इस पुराने एक्ट को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया, और उसकी जगह ये एक नया बिल आ गया है, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023। यहाँ पे 1931 था, पूरा नाम वही है, अब यहाँ पर 2023 हो गया। तो ये 1931 का एक्ट क्या करता था, ये एक्ट एक्चुअली कस्टम और एक्साइज ड्यूटी के लिए था। ये एक्ट क्या बोलता था कि जिस दिन भी कोई ऐसा बिल अगर लाया जा रहा है जिसके द्वारा कस्टम और एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज किया जा रहा है या फिर इंपोज किया जा रहा है, नया लगाया जा रहा है, तो ये एक्ट ये ऑथराइज करता था कि जब भाई बिल बाद में पास होगा तो होगा, लेकिन कस्टम और एक्साइज ड्यूटी सेम उसी दिन से इंक्रीज हो जाएंगे या इंपोज कर दिए जाएंगे जिस दिन उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखो क्या है कि जितने भी बाकी के टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस में क्या होगा कि बिल किसी एक हाउस में लाया जाएगा, फिर बिल उस हाउस में पास होगा, फिर नेक्स्ट हाउस में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होगा, तब वो बिल एक्ट बनेगा। और एक्ट बनने के बाद से जो चेंजेस लाए गए थे उस बिल में किसी और टैक्स को लेकर के, कि उसको इंक्रीज करना है या फिर उसको इम्पोज करना है, वो एक्ट बनने के बाद से चालू होता है। लेकिन इन केस ऑफ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में क्या होगा, ये प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 1931 ये ऑथराइज करता था कि जिस दिन से ऐसे किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में जिसमें ये बोला जा रहा है कि इस बिल से हम कस्टम और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देंगे, सेम उसी डेट से कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी या फिर इंपोज हो जाएगी। ये बिल इस चीज को ऑथराइज करता था। अब ये जो नया बिल आया है प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023, ये अब ये 1931 वाले बिल को हटा करके अब ये वाला बिल चलेगा 2023 वाला।
अब ये दोनों बिल की कॉपीज में हाथ में लेकर के बैठा, मैंने दोनों बिल को अच्छे से कंपेयर किया, पढ़ा, और हूबहू पूरी की पूरी कॉपी छाप दी गई है। 1931 का जो एक्ट था वही इस 2023 वाले बिल में पूरा का पूरा छाप दिया गया है। सिर्फ जो ईयर है 1931 वो चेंज करके यहाँ पर 2023 हो गया है। और सेक्शन नंबर 6 में 2023, ये लेटेस्ट वाले इस वाले बिल के सेक्शन नंबर 6 में ये लिख दिया गया है कि ये प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 नाउ रिपील, ये रिपील हो गया ये वाला बिल। ये वाला सेक्शन नंबर 6 में एक पॉइंट ये जोड़ दिया गया, बाकी पूरा का पूरा बिल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल और एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल। देखो यहां पर इस बिल को डिस्कस करने का मेरा ये मतलब नहीं है कि इस बिल के अंदर क्या एक्चुअल में बोला जा रहा है या क्या डिमांड किया जा रहा है, इस बिल में क्या है, उन सब चीजों के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इस बिल को यहां पर मैंने इसलिए लाया है ताकि इस बिल के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन को और प्रैक्टिकल वे में समझ सके। देखिए मुझे उम्मीद है आप लोग लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़े होंगे, उसकी स्टडीज आप लोगों ने किया होगा। तो लक्ष्मीकांत पढ़ते समय काफी आर्टिकल्स आते हैं, जैसे बजट से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 112 से लेकर के आर्टिकल नंबर 117 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो सब बजट से रिलेटेड आर्टिकल है। अब हमने उनको किताबों में तो पढ़ लिया है, लेकिन पार्लियामेंट में इन सब आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे होता है उसको अगर प्रैक्टिकल वे में देखना है तो उसके लिए ये आर्टिकल्स वगैरह हम देख सकते हैं। तो समझते हैं इस एप्रोप्रिएशन नंबर 3 और नंबर 4 बिल क्या है। अब ये एप्रोप्रिएशन नंबर 3 और नंबर 4 जो बिल है ये फाइनेंशियल बिल है, और इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो एक एक करके दोनों बिल को देखते हैं। पहले बात करते हैं एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल की। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इस बिल को इंट्रोड्यूस करके इसमें सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट मांगा गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो अब देखो ये सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है इसको हम समझते हैं। आपने आर्टिकल नंबर 115 अगर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। ये तीन ग्रांट्स के बारे में आर्टिकल नंबर 115 बात करता है। तो ये सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है इसको समझ लेते हैं हम। देखिए किसी फाइनेंशियल ईयर में जब बजट लाया जाता है तब उसमें हर एक सर्विस को, हर एक सेक्टर पे अलग अलग फंड एलोकेट किए जाते हैं। अब जब साल आगे बढ़ता है तब पता चलता है किसी एक सर्विस के लिए कुछ फंड अगर एलोकेट किया गया था, अगर बाद में पता चलता है कि वो फंड कम पड़ रहा है और उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए और फंड लगेंगे, तब गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट मांगती है। अब सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट के लिए आर्टिकल नंबर 114 के क्लॉज नंबर 3 में ये बोला गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल नंबर 115 एंड 116, मतलब आर्टिकल नंबर 115 और 116 दोनों के बारे में इसमें बात किया है। फिलहाल हम आर्टिकल नंबर 116 को छोड़ करके आर्टिकल नंबर 115 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें यह बताया है कि अगर आर्टिकल नंबर 115 के लिए गवर्नमेंट को पैसे निकालने हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल ला करके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने होंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एप्रोप्रिएशन नंबर बिल को 3 को लेकर के आया है और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को मांगा है। अब यहां पर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 117, ये फाइनेंशियल बिल नंबर 1 की बात करता है। अब ये एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल जो है ये फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 का बिल है। अब ये फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 क्या होता है, कैटेगरी 2 क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ये सारे डिफरेंसेस आप लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट वाले चैप्टर से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहां पर फोकस करते हैं, ये फाइनेंशियल बिल 1 है और फाइनेंशियल बिल 1 अगर लाया जाता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल लगता है और ये बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसलिए इस बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी लिया गया और इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। अब यहां पर मैंने ये अमाउंट डाल दिया है कि इस अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल से कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने मांगा है। एक्चुअली ये अमाउंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने इसलिए डाला ताकि आप चीजों को और प्रैक्टिकल वे में समझ सकें कि एक्चुअल वर्किंग में कितने फंड के ऊपर काम होता है। अब सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट अगर गवर्नमेंट मांग रही है तो वो कितना अमाउंट तक मांगती है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी अगर आप इनके एक्चुअल फिगर्स को देखते हैं। तो यहां पर मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर को डाला है।
गवर्नमेंट ने 1,29,340 करोड़ एंड 85 लाख रुपीस मांगा है इस एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल से। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल। इस बिल में क्या बोला गया है? इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट वो भी साल 2020-21 के लिए मांगा गया है। आर्टिकल नंबर 115 को देखिए, यहां पर सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट तीनों के बारे में बोला गया है। एडिशनल ग्रांट की तो यहां पर डिमांड नहीं की गई। इस नंबर 4 बिल में एक्सेस ग्रांट को मांगा गया है। एक्सेस ग्रांट क्या होता है? यहां पर भी किसी एक सर्विस के लिए कुछ फंड एलोकेट किया गया होगा। अब मान लीजिए उस सर्विस के ऊपर खर्चा करते करते गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड से ज्यादा खर्चा कर देती है। तो अब ये जो ज्यादा खर्चा हो गया है, गवर्नमेंट को इस अमाउंट को वापस लेना होगा। तो ऐसे केस में डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट मांगा जाता है। दो बातें यहां पर याद रखनी है एक्सेस ग्रांट के लिए कि पहली तो ये कि एक्सेस ग्रांट के ऊपर वोटिंग फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही होता है। इसलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि ये ईयर 23-24 के लिए नहीं है, बल्कि ये 2021 के लिए, मतलब आज से भी 2 साल पुराने साल का पैसा यहां पर मांगा जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। दूसरी बात एक और यहां पर ये याद रखनी है कि डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट लोकसभा में तभी सबमिट किया जाता है जब इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी अप्रूव कर देती है। तो ये दो बातें हमें एक्सेस ग्रांट के लिए याद रखनी है। अब यहां पर भी आर्टिकल नंबर 114 का क्लॉज 3 सेम वही बात बोलता है जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए हमने ऊपर देखी है कि अगर गवर्नमेंट को एक्सेस ग्रांट के लिए फंड निकालना है तो उसको एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा और एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाने के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाले जा सकते हैं। यहां पर भी ये फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी नंबर 1 है, इसीलिए इस बिल को लाने के लिए भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा और साथ ही साथ इस बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देखिए, ये सब पढ़ने के बाद एक बार आप जरूर से रिवाइज करिए कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल नंबर 1 क्या होता है, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 क्या होता है। जितने भी मनी बिल होते हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं। जितने भी फाइनेंशियल बिल होते हैं जरूरी नहीं कि वो मनी बिल हो। ये सारी चीजों को आप एक बार लक्ष्मीकांत में बैठ करके रिवाइज करिए इस लेक्चर खत्म होने के बाद, तो आप ज्यादा गेन कर पाएंगे। अब यहां पर भी मैंने अमाउंट डाला है, अप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल से टोटल 1,18,651 करोड़ 3,64,645 रुपीज गवर्नमेंट ने डिमांड किया है इस अप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल के द्वारा। अगला बिल है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब देखो, इस बार जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर टोटल 3 बिल पास किए गए हैं पार्लियामेंट में। पहला तो ये आप सामने देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन वाला। दूसरा बिल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। और तीसरा एक और है जम्मू एंड कश्मीर, ये भी रीऑर्गेनाइजेशन है लेकिन सेकंड अमेंडमेंट बिल है। तो ये 3 बिल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पास किए गए हैं। ये तीनों बिल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लाए गए हैं। देख लेते हैं ये तीनों बिल क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब देखो, इस बिल को इंट्रोड्यूस अमित शाह जी ने नहीं किया है, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया अमित शाह जी की तरफ से हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी ने। नित्यानंद राय ये है स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो इन्होंने अमित शाह जी की तरफ से इस बिल को प्रेजेंट किया है। बात कर लेते हैं इस बिल में क्या बातें बोली गई है। देखो, ये बिल अमेंड कर रहा है एक पुराने एक्ट को, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। नाम से ही पता चल रहा है रिजर्वेशन को लेकर के ये एक्ट बनाया गया था। अब रिजर्वेशन की बात है तो फिर कहां पर रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इन जॉब्स, जॉब्स को लेकर के रिजर्वेशन और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में लेकर के रिजर्वेशन, इन दो जगह पर रिजर्वेशन को लेकर के इस एक्ट को बनाया गया था। और किन लोगों के लिए रिजर्वेशन था? एक शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और इसके बाद एक और क्लास थी अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी कैटेगरी चलती है अदर बैकवर्ड क्लासेस, जम्मू एंड कश्मीर में चलता था अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसी एक्ट में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में कौन कौन आएंगे इसको भी डिफाइन किया हुआ है। तो इसके लिए इन्होंने 3 कैटेगरी, 3 क्लास बताए थे कि कौन कौन लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर आएंगे। सबसे पहले थे ऐसे लोग जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गांव वगैरह में रहते थे, ऐसे लोगों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया था।
दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोगों को जो कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास रहते थे। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब एलएसी है, जो कि चाइना बॉर्डर के पास इंडिया की टेरिटरी है, दैट इज एलएसी। और उसके बाद और भी जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है जम्मू एंड कश्मीर के, वहां पर रहने वाले लोगों को भी इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर। तीसरी कैटेगरी में रखा गया था वीक एंड अंडर प्रिविलेज लोगों को। वीक एंड अंडर प्रिविलेज लोगों की लिस्ट गवर्नमेंट बनाती थी, और जिन कास्ट का नाम इस कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाता था उनको वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास में डाल दिया जाता था, और वो लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते थे। अभी इसी थर्ड क्लास जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास था, इसको लेकर के ही चेंज लाया है इस करंट बिल जो अभी पार्लियामेंट में लाया गया है बिल अभी। इसमें इसी वीक एंड अंडर प्रिविलेज कैटेगरी को चेंज किया गया है। क्या कर दिया गया है देख लेते हैं। अब यहाँ पर वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास का नाम बदल करके इसको अदर बैकवर्ड क्लासेस का नाम दे दिया गया है। देखो, मंडल कमीशन जब इंप्लीमेंट किया था इंडिया में, तो फिर ऑल ओवर इंडिया में 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था एक अलग कैटेगरी को, जिसका नाम दिया गया था अदर बैकवर्ड क्लासेस। पर 370 आर्टिकल के चलते अदर बैकवर्ड क्लास जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, वहां पर एक अलग कैटेगरी चलती थी जिसका नाम था वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, जिसको कि अदर सोशल कास्ट भी बोला जाता था। ऑल ओवर इंडिया ओबीसी चलता था और कश्मीर में चलता था ओएससी। ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास था और ओएससी था अदर सोशल कास्ट। तो इस बिल ने क्या किया है, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस का नाम बदलकर अब यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास कर दिया है। और जो 2004 के एक्ट में वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस को डिफाइन किया गया था, उस डेफिनेशन को भी हटा दिया उस एक्ट से। बस इतना ही सा है ये बिल। अब आगे वाला देख लेते हैं। इसके बाद अगला बिल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। देख लेते हैं इसमें क्या बात बोली गई है। देखो, पहले तो इस बिल ने अमेंड किया है किस एक्ट को, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को। क्या किया था इस 2019 के एक्ट ने, इसने जम्मू एंड कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाया और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया और दूसरा लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर को रखा, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और वहां पर इलेक्शंस भी होंगे। दूसरी तरफ लद्दाख को लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई, वहां पर इलेक्शंस वगैरह नहीं होंगे। तो इस वाले 2019 का जो एक्ट था, इसको इस बिल ने अमेंड किया है। क्या अमेंडमेंट्स किए हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस बिल द्वारा जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स हैं उनके नंबर में चेंजेस किए गए हैं। देखो, पहले जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 107 सीट थी। अभी प्रपोज किया गया है कि इसमें 7 सीट बढ़ा करके इसको 107 से 114 कर दिया जाएगा। अब इस 107 का बाइफर्केशन एक बार देख लो। इसे 107 में कैसा है, 83 सीट्स ऐसी हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए थी, और प्लस इसमें 24 सीट्स ऐसी थी जो कि पीओके वाले एरिया को एलोकेट की गई थी। ये दोनों को टोटल करोगे आप तो 107 आता है। अब ये 24 सीट्स जो पीओके वाले एरिया की थी, ये आमतौर पर वैकेंट रहती थी। अभी जो चेंजेस किया गया है, जो 7 सीट बढ़ाई जा रही हैं, वो इस 83 वाली सीट्स में बढ़ाई जा रही हैं, और इसको 83 से चेंज करके इसको 90 कर दिया जा रहा है। अब टोटल 90 प्लस 24 दैट इज 114, 114 सीट प्रपोज की गई हैं कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी 107 सीट से बढ़ा करके उसको 114 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इन सीट्स में जो कुछ सीट्स रिजर्व की गई थी शेड्यूल कास्ट के लिए, उन रिजर्व सीट्स के नंबर में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे पहले शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 6 सीट्स रिजर्व होती थी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब इस 6 सीट्स को बढ़ा करके 7 सीट कर दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स की अभी तक एक भी सीट रिजर्व नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब इसको 0 से चेंज करके 9 कर दिया जा रहा है। मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 9 सीट्स को रिजर्व करके रखा जाएगा। और क्या चेंजेस करने वाला है ये बिल, देख लेते हैं। ये बिल जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ पावर दे रहा है कि वो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पर किन किन लोगों को नॉमिनेट करने के लिए बोला जा रहा है, एक होंगे माइग्रेंट्स और दूसरे लोग होंगे डिस्प्लेस्ड पर्संस। अब ये माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या है, ये हम आगे वाली अभी स्लाइड में थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कितने माइग्रेंट्स को और कितने डिस्प्लेस्ड पर्संस को नॉमिनेट करेंगे। तो ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स को नॉमिनेट करने वाले हैं, ये ऐसे दो मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे। इन दो में से भी इनको ये बात ध्यान रखना है कि इन दो में से कम एक वुमेन होनी चाहिए।
दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जो डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, ये कितने डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, तो ये एक पर्सन को, एक मेंबर को ही नॉमिनेट करेंगे। अब समझ लेते हैं ये माइग्रेंट कौन है और डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन है। देखो, माइग्रेंट तो जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर वैली से जो डिस्प्लेस होकर के लोग दूसरी जगह पर रहने गए थे, उन लोगों को माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स बोला गया है। और डिस्प्लेस्ड पर्सन ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पीओके वाले एरिया से डिस्प्लेस होकर के उसके आसपास रहना चालू हुए थे, ऐसे लोग को डिस्प्लेस्ड पर्सन बोला गया है। देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो, माइग्रेंट की डेफिनेशन दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997 के सेक्शन नंबर 2E में यहां पर माइग्रेंट्स को डिफाइन किया गया है कि माइग्रेंट्स कौन होंगे। तो ये बात बता दी गई है कि जो लोग कश्मीर वैली से या फिर जम्मू एंड कश्मीर से 1 नवंबर 1989 के बाद वहां से मूव करके कहीं और रहने चले गए और उन लोगों ने अपने नाम अगर रिलीफ कमिश्नर के पास रजिस्टर करा रखे हैं, तो ऐसे लोगों को माइग्रेंट्स बोला जाएगा। अब यार, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि अपना नाम रजिस्टर ना करवा पाए हो, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों को भी माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ये 3 कैटेगरी इसमें कौन कौन सी बताई गई है। पहले तो ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट सर्विस में हैं और उनको अपनी इस जॉब की वजह से जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर वैली से मूव करके कहीं और जाना पड़ा। दूसरी बात, ऐसे कुछ लोग जिनको कि अपने काम की वजह से जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के रहना पड़ रहा है। और तीसरे क्लास में यहां पर इंक्लूड कर लिया है डिस्टर्ब्ड कंडीशंस की वजह से, मतलब ऐसे लोग जिन्हें कि जम्मू कश्मीर छोड़ करके जाना पड़ा बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड कंडीशन। वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ऐसी अगर डिस्टर्ब्ड कंडीशन पैदा हो गई हो जिसकी वजह से लोग वहां पर नहीं रह पाए और उनको अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाकर के रहना पड़ गया, और इस कारण से वो लोग अगर रिलीफ कमिश्नर के पास अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा पाए, तो ऐसे लोगों को भी माइग्रेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। दूसरी बात, डिस्प्लेस्ड पर्सन में किन लोगों को बोला गया है। डिस्प्लेस्ड पर्सन ऐसे लोगों को बोला गया है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड का जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे, पीओके वाले एरिया में रहते थे, बट बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस उनको अपना एरिया छोड़ करके पीओके से बाहर जाकर के उसके आसपास के रीजन में रहना पड़ रहा हो, ऐसे लोगों को डिस्प्लेस्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है। अब किस किस समय पे ये लोगों ने पीओके छोड़ करके, पीओके से बाहर निकल करके उसके आसपास रहना चालू किया, उसका भी साल बताया गया है। जैसे 1947-48 में अगर कुछ लोगों को पीओके छोड़ करके उसके बाहर आसपास रहना पड़ गया, या 1965 में या 1971 में। 1947-48 ये जब इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का टाइम था। 1965 और 1971 ये दोनों टाइम में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुए थे। तो इस समय की जो भी सिविल डिस्टर्बेंस हुए थे उनकी वजह से अगर कुछ लोगों को पीओके छोड़ करके उसके आसपास के एरिया में रहना पड़ रहा हो, तो ऐसे लोगों को डिस्प्लेस्ड पर्सन की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। चलो अब अगला वाला बिल देख लेते हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023। इसके पहले जो देखा था वो था अमेंडमेंट बिल, और अभी ये आ गया सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023। अभी ये बिल भी अमेंड करेगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, वही वाला एक्ट जिसके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया, जिसके द्वारा 370 आर्टिकल हटाया गया। उसी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को ये बिल फिर से अमेंड करेगा। क्या करेगा देख लेते हैं। अब इस बिल द्वारा क्या किया जा रहा है, इस बिल द्वारा वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। कितने नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो टोटल जितनी भी सीट्स हैं उसका ऑलमोस्ट 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की। और ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स एलोकेट है उनमें भी एप्लीकेबल होगा। मतलब मैंने पीछे बताया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट्स हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 9 है, मतलब टोटल 15 सीट्स हैं। तो ये 15 सीट्स भी, इन 15 सीट्स में से भी 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। और जब टोटल काउंट किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहां पर 114 है, तो इस 114 में से जब टोटल 1/3 सीट्स काउंट की जाएंगी, मतलब लगभग 37 या 30 या 38 कुछ जो भी सीट्स आएंगी, उतनी सीट्स वुमेन के लिए जब रिजर्व की जाएंगी, तो उन 38 में से जो भी सीट्स यहाँ 15 में से 1/3 आपका 5 सीट अगर हो जा रही है, तो इस 38 में से ये 5 को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इस 38 में ये 5 सीट भी काउंट होंगी।
तो इस तरीके से इस बिल द्वारा 1/3 सीट रिजर्व करने के लिए बोला जा रहा है वुमेन्स के लिए इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब कुछ और बातें क्या की गई हैं इस बिल में समझ लेते हैं। अब ये बिल ये भी बता रहा है कि ये रिजर्वेशन कब से एप्लीकेबल होगा, कब से इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए बताया है कि जैसे ये बिल पास होगा, एक्ट बनेगा, इस बिल के इंट्रोड्यूस होने के बाद जो भी पहला सेंसस होगा, उस सेंसस हो जाने के बाद से ये बिल इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब जैसे ही सेंसस द्वारा काउंटिंग सामने आएंगी, उसके बाद से जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वुमेन्स को, वो रिजर्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। फिर यहाँ पर एक और बात बोली गई है रिजर्व सीट्स की रोटेशन को लेकर के। क्या बताया गया है इसमें? इसमें यह बोला गया है कि जो भी सीट रिजर्व की जाएंगी, अब ऐसा नहीं है कि वो सीट्स हमेशा के लिए फिक्स हो गई और वही सीट्स रिजर्व रहेंगी वुमेन के लिए। इसके लिए यह बोला गया है कि जो सीट रिजर्व की गई है वुमेन के लिए, उनको रोटेट किया जाएगा। और कब रोटेट किया जाएगा? हर एक डीलिमिटेशन के बाद, जिसके लिए पार्लियामेंट जो भी लॉ डिटरमाइन करेगी। हर एक डीलिमिटेशन के बाद होने का क्या मतलब है? डीलिमिटेशन देखो क्या होता है, जो लोकसभा की सीट्स एलोकेट की गई हैं यहाँ पर, वो हर एक डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है और उसके बाद किस स्टेट को कितने नंबर ऑफ सीट्स दिया जाना है, ये सब डिसाइड होता है डीलिमिटेशन कमीशन में। जैसे पहला कमीशन बैठा था 1952 में, उस समय कुछ सीट्स एलोकेट कर दी गई थी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को और उसके बाद कुछ नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में डिसाइड कर दी गई थी। बाद में 1963 में फिर डीलिमिटेशन कमीशन बैठा और फिर से इस लोकसभा की सीट को चेंज करके कुछ बढ़ा दिया गया। बाद में 1972 या 72 में बैठा था कमीशन, या 73 में बैठा था। उसके बाद से लोकसभा की सीट्स टोटल 543 फिक्स कर दी गई और इसको फिक्स करके ये बोल दिया गया कि अगले 25 सालों तक यही नंबर ऑफ सीट्स फिक्स रहेंगी। फिर 2002 में इसी सीट्स को फिर से फिक्स कर दिया गया और तब से 543 सीट्स लोकसभा की चली आ रही हैं। अभी 2002 में जब इसको 543 सीट्स फिक्स किया गया था, तब इसको 25 साल के लिए बोला गया था और अभी 2026 में ये 25 साल खत्म हो जाएंगे। 2026 में 25 साल खत्म हो जाएंगे तो फिर से डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा लोकसभा की सीट को डिसाइड किया जाएगा कि कितनी लोकसभा की सीट्स रहेंगी। तो ये जब जब डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और उसके बाद जब सीट्स डिसाइड की जाएंगी, तब उस समय ये जो रिजर्व सीट्स है वुमेन की, इनको उस समय रोटेट किया जा सकेगा। ये बात इस बिल में बोली गई है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लो कि ये जो बिल अमेंड कर रहा है इस एक्ट को, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, तो इस एक्ट को ये बिल अमेंड करके एक सेक्शन नंबर 14, इसमें 14A और 14B, ये दो सेक्शन डाल करके ये इस एक्ट को अमेंड किया है। और इसके पीछे भी जो हमने बिल देखा था, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, तो इस बिल ने इस एक्ट को अमेंड करके एक सेक्शन नंबर 15A और सेक्शन नंबर 15B डाला है। 15A में कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में बात की गई है और 15B में यहाँ पर डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के बारे में बात की गई है। ये अमेंडमेंट किया है इस दोनों बिल ने इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि और कौन सा बिल। अच्छा, अब ये दो बिल रह गए हैं, ये लास्ट दो बिल, इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023। भैया इस बिल ने भी अमेंड किया है किस एक्ट को? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 को। अब ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 किस लिए लाया गया था? ये इसलिए लाया गया था कि कुछ यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एस्टैब्लिश किया जा सके। बेसिकली यूनियन टेरिटरीज के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एस्टैब्लिश करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब इसमें पुडुचेरी भी इंक्लूड है। अब ये 1963 की बात है, तो उस समय यूनियन टेरिटरीज में गोवा, हिमाचल प्रदेश, ये सब भी उस समय यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी और उनके भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लेकर के इस बिल में, इस एक्ट में बात की गई थी। अब यहाँ पर ये पुडुचेरी बचा है इस एक्ट में, तो यहाँ पर पुडुचेरी के बारे में बात की जा रही है। इस बिल ने क्या किया है? इस बिल ने ये किया है कि पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व की है। अब जैसे पुराना हमने ये जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड अमेंडमेंट बिल में देखा, वैसे ही इसमें भी वो वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में सीट रिजर्व की जा रही थी वुमेन के लिए। इस बिल में, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल में, यहाँ पर पुडुचेरी के लिए सीट रिजर्व की जा रही है वुमेन्स के लिए। कितनी सीट? 1/3 सीट्स। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है जो पीछे हम बात कर चुके हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा इस काउंटिंग में।
वही बात किया है। फिर यहाँ पर भी वही बात है सेम कि जैसे ये इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके बाद जब सेंसस आएगा, सेंसस आने के बाद से ये बिल लागू हो जाएगा। वही बात यहाँ पर भी की गई है और ये बता दिया गया है कि ये रिजर्वेशन 15 सालों के लिए दिया जाएगा। तो कुछ खास नहीं था इस बिल में, पहले देख चुके हैं, सिमिलर था। इसके बाद लास्ट बिल देख लेते हैं, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023। इसको प्रेजेंट किया हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल जी ने। ये बिल भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए। मेन बस बता देता हूँ क्या है, इस बिल ने पुराने कुछ 65 लॉज को रिपील किया, खत्म कर दिया है, जो अब कुछ काम के नहीं रह गए थे ऐसे लॉस। दो शेड्यूल बनाए, एक फर्स्ट शेड्यूल एक सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में ऐसे 24 लॉस की लिस्ट दी गई है और सेकंड शेड्यूल में ऐसे 41 अप्रोप्रिएशन एक्ट्स की लिस्ट दी गई है जिनको कि अभी रिपील कर दिया जा रहा है। तो इस बिल को ला करके सिर्फ ऐसे 65 लॉस को रिपील किया गया है, खत्म किया गया है और यहाँ पर हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाता है। अब ये मेरी कोशिश थी कि पूरे के पूरे विंटर सेशन में, जो कि पार्लियामेंट में अभी हाल ही में खत्म हुआ है, उसमें बिल्स को लेकर के क्या अपडेट्स थे, तो पूरा एक ओवरव्यू मैंने इधर पे ला करके रखा है। मैं चाहता तो अलग अलग बिल्स के लिए अलग अलग लेक्चर्स बना सकता था, लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि आप समझ पाए कि पार्लियामेंट में किस तरीके से वर्किंग हो रही है, क्या काम हो रहा है पार्लियामेंट में। टोटल 19 के 19 बिल आए, उस 19 बिल्स का क्या स्टेटस रहा, कितने बिल पास हुए, कितने बिल पेंडिंग रहे, ये सारी चीजें आपको एक लेक्चर में समझ में आए, इसलिए मैंने इन सारे बिल्स को एक लेक्चर में ही कवर किया है। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। आगे फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।